और मैं निवेदन करूंगा आदरणीय आगंतुकों से, सर प्लीज़ ज्वाइन फॉर पुष्पांजलि। और साथ ही मैं आकाश जी से, सीमा जी से निवेदन करूंगा हम विधिवत माँ भारती के वंदन के साथ इस वृहद आयोजन की शुरुआत करें पुष्पांजलि के साथ। तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा सम्माननीय हमारे अतिथि, सम्माननीय आगंतुकगण ज्वाइन करें। स्वागत है। साथ ही महापौर महोदय जी से मैं निवेदन करूंगा, हम हार्दिक अभिवादन कर रहे हैं संजय पांडे जी का। जगदलपुर शहर के प्रथम व्यक्ति हैं और बेहतरीन व्यक्तित्व माननीय महापौर महोदय फैज जी से मैं निवेदन करूंगा। आदरणीय आगंतुकों से, हमारे जो स्पीकर हैं, सभी सम्मानीय जनों से। बच्चे दीप जलाएंगे, कुंवारी लड़कियां, हाँ, फिर बाकी हम फूल अर्पण करेंगे। तो क्योंकि शुरुआत हम हमारी भारतीय सनातन परंपरा के निर्वहन के साथ चल रहे हैं, ऋग्वी दीप प्रज्वलन कर रही है। ये देखिए, ये एक नई प्रस्फुटन है और ऋग्वी की भूमिका इस आयोजन में मम्मी पापा के साथ बेहद प्यारे अंदाज में है। तो दीप प्रज्वलन और पुष्पांजलि के साथ विधिवत और साथ में रक्षिता। शुभम करोति मंगलम, ये शुरुआत है। आप सभी आगंतुकों से निवेदन, प्लीज काइंडली डू ज्वाइन फॉर लाइटिंग ऑफ द लैम्प एंड पुष्पांजलि। जोरदार तालियों के साथ श्री गणेश करते हैं, स्वागत करते हैं, शुभारंभ करते हैं चित्रकूट कन्नड़ा छत्तीसगढ़ी संगमा का। शुभं कुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः। शुभं कुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः। Everybody please put your hands together. जोरदार तालियों के साथ ये आगाज है, शुरुआत है। संस्कृति रक्षा, भाषा की संरक्षण और जीवन को बेहतरीन उम्मीदों के साथ आगे बढ़ाने का ये उत्सव। हम निवेदन करेंगे अतिथि वर हमारे साथ जुड़े रहेंगे। अंत में एक समूह चित्र ग्रुप फोटो सेशन होगा। शुभं कुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः। शुभं कुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः। शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योति
मैं निवेदन करूंगा हमारे सम्मानीय अतिथिगणों से एक ग्रुप फोटो सेशन हम कर लें, फिर कार्यक्रम को आगे अग्रेसित करेंगे। सादर निवेदन हमारे गेस्ट अतिथियों से निवेदन, प्लीज़ डू ज्वाइन फॉर ग्रुप फोटो सेशन। आकाश जी, सीमा जी, फैज़ भाई, माननीय महापौर महोदय, ऋग्वी मैम प्लीज़ आ जाएं। इसके पश्चात हम विधिवत कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। एक ऐतिहासिक पल है, तो इस ऐतिहासिक पल को यादों के झरोखों में हम सहेज कर रखें, इसलिए बहुत ज़रूरी है। तो चलिए एक बेहद प्यारी शुरुआत चित्रकूट कन्नड़ा छत्तीसगढ़ी संगमा का और विधिवत माँ भारती को वंदन कर पुष्पांजलि कर कार्यक्रम की शुरुआत हुई है। सभी के चेहरे में प्यारी सी मुस्कुराहट और एक नए उम्मीदों के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं कि हमारी जो ये एकता है, जो हमारी विशेषता है, हमारी जो परंपरा है, उन परंपराओं का निर्वहन करते हुए भाषा संस्कृति संवर्धन पे एक नवा पहल। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी आगंतुकों से निवेदन स्थान ग्रहण करें और चलिए हम कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। जैसे कि हमने एक पुल बांधा है, दो भाषा, दो संस्कृति और जीवन के विविध आयामों का। पद्मिनी ओक जी हमारे बीच हैं, जो कि बहुत ही उम्दा कलाकारा हैं, थिएटर आर्टिस्ट हैं, वोकलिस्ट हैं और कहीं ना कहीं संस्कृति भाषा के संरक्षण में अपनी भूमिका, अपनी जिम्मेदारी निभा रही हैं। कर्नाटका के राज्य गीत के साथ हम कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि दो राज्य, दो संस्कृति और दो जीवन भाषा का ये प्यारा सा मिश्रण हो रहा है। एवरीबॉडी प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर पद्मिनी ओक। वी आर गोइंग टू स्टार्ट। वी आर परफॉर्मिंग कर्नाटका स्टेट एंथम आप सभी के बीच। सो मैं निवेदन करूंगा अपने स्थान पे खड़े हो जाएं। एवरीबॉडी प्लीज स्टैंड ऑन फॉर कर्नाटका स्टेट एंथम। जय हे कर्नाटक माते, जय सुंदर नदी वनगळनाडे, जय हे रस ಋಷಿಗಳ ನೀಡೆ। ಭೂದೇವಿಯ ಮಕುಟದ ನವಮಣಿಯೇ, ಗಂಧದ ಚಂದದ ಹೊನ್ನಿನ ಗಣಿಯೇ, ರಾಘವ ಮಧುಸೂದನರವತರಿಸಿದ ಭಾರತ ಜನನಿ ತನುಜಾತೆ। ಜನನಿಯ ಜೋಗುಳ ವೇದದ ಘೋಷ, ಜನನಿಗೆ ಜೀವವು ನಿನ್ನಾವೇಶ। ಹಸುರಿನ ಗಿರಿಗಳ ಸಾಲೆ, ನಿನ್ನಯ ಕೊರಳಿನ ಮಾಲೆ। ಕಪಿಲ ಪತಂಜಲ ಗೌತಮ್ ಜಿನನುತ ಭಾರತ ಜನನಿ ತನುಜಾತೆ। ಶಂಕರ ರಾಮಾನುಜ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯ, ಬಸವೇಶ್ವರ ಮಧ್ವರ ದಿವ್ಯಾರಣ್ಯ। ರನ್ನ ಷಡಕ್ಷರಿ ಪೊನ್ನ, ಪಂಪಲ ಕುಮಿಪತಿ ಜನ್ನ। ಕುಮಾರ ವ್ಯಾಸರ ಮಂಗಳಧಾಮ, ಕವಿ ಕೋಗಿಲೆಗಳ ಪುಣ್ಯಾರಾಮ। ನಾನಕ ರಾಮಾನಂದ ಕಬೀರರ್ ಭಾರತ ಜನನಿ ತನುಜಾತೆ। ತೈಲಪ ಹೊಯ್ಸಳ ರಾಣಿದ ನಾಡೆ, ಡಂಕಣ ಜಕಣರ ನೆಚ್ಚಿನ ಬೀಡೆ। ಕೃಷ್ಣ ಶರಾವತಿ ತುಂಗ, ಕಾವೇರಿಯವರ ರಂಗ। ಚೈತನ್ಯ ಪರಮಹಂಸ ವಿವೇಕರ್ ಭಾರತ ಜನನಿ ತನುಜಾತೆ। ಸರ್ವ ಜನಾಂಗದ ಶಾಂತಿಯ ತೋಟ, ರಸಿಕರ ಕಂಗಳ ಸೆಳೆಯುವ ನೋಟ। ಹಿಂದೂ ಕ್ರೈಸ್ತ ಮುಸಲ್ಮಾನ, ಪಾರಸಿಕ ಜೈನರು ಧ್ಯಾನ। ತರನಿಗ ಜೋಡುವ ಜನಕನ ಧ್ಯಾನ, ಗಾಯಕ ವೈಣಿಕರ ನಾಮ। ಕನ್ನಡ ನುಡಿ ಕುಣಿದಾಡುವ ಗೇಹ, ಕನ್ನಡ ತಾಯಿಯ ಮಕ್ಕಳ ದೇಹ। ಭಾರತ ಜನನಿ ತನುಜಾತೆ, ಜಯ ಹೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆ, ಜಯ ಹೇ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆ। बोलो भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी टेक्निकल टीम से हम निवेदन करेंगे हमारे छत्तीसगढ़ की राज्य गीत अरपा पैरी के धार की प्रस्तुति के लिए। सॉन्ग रेडी। आप सभी से निवेदन अपने स्थान पे खड़े हो जाएं। कर्नाटका के बाद बारी है हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के राज्य गीत की। महानदी है अपार, इंद्रा
जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। आप सभी से निवेदन स्थान ग्रहण करें। और ये आत्मीय पल है जब हम आप सभी का अभिवादन कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। और निश्चित तौर पर ये हमारे छत्तीसगढ़ में ऐसा पहली बार आयोजन हो रहा है जहां दो राज्यों की संस्कृति, दो राज्यों की भाषा, बोली और आप सभी के आने से जो ज्ञान और एक जुड़ाव का अवसर हमें मिल पा रहा है। तो चलिए एक बार फिर से छत्तीसगढ़ की ओर से बस्तर के इस पुण्य धरा पर मैं आरजन अमित आप सभी आगंतुकों का, बुद्धिजनों का हार्दिक स्वागत, अभिवादन करता हूं। क्योंकि ये आयोजन राज्यों को जोड़ने के साथ साथ हमारी जो नेशनल स्ट्रेंथ है, हमारी जो यूनिटी है, हमारी जो एकता है, उसके लिए बहुत ज़रूरी है। हम विविध राज्यों में हो सकते हैं लेकिन हमारा दिल, हमारी आत्मा भारतीय है। तो हम कार्यक्रम की शुरुआत कर चुके हैं, दीप प्रज्वलन हो चुका है और अब नेशनल एंथम के लिए मैं फिर से निवेदन करूंगा आप सभी से, सादर निवेदन, अपने स्थान पे खड़े हो जाएं और फिर ये सत्र, आज का जो दिन भर का सत्र होगा, विविध आयामों के साथ हम शुरुआत करेंगे। सभी से निवेदन, नेशनल एंथम के सम्मान पे अपने स्थान पे खड़े हो जाएं। पद्मिनी जी, हाँ बिल्कुल, हम निवेदन करेंगे। मन अभिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे गावे तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा, जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की, भारत माता की वंदे। सादर निवेदन, स्थान ग्रहण करें। तो चलिए, ये अवसर जैसा कि हमने कहा, ये हमारे छत्तीसगढ़ के लिए भी सौभाग्य की बात है कि आप सभी आगंतुकों का हमें आतिथ्य मिल रहा है। दिस इज़ वेरी फर्स्ट टाइम इन आवर छत्तीसगढ़। भाषा, संस्कृति भले विविध हो लेकिन हम सब की जो एकता है, इसकी जो पराकाष्ठा है आज पुनीत होने वाली है, क्योंकि विविध सत्रों में हमारे जो एक्सपर्ट होंगे वो न केवल जानकारी साझा करेंगे बल्कि एक बेहतरीन आयाम होगा जहां हम एक दूसरे राज्यों की संस्कृति से रूबरू हो पाएंगे, जानकारी हो पाएगी। तो सभी का पुनः स्वागत, अभिवादन है। और सत्र की पहली जो शुरुआत हम कर रहे हैं, हमारे जो पहले सत्र के जो अधिष्ठाता होंगे, जिन्होंने अपनी जीवन संस्कृति के लिए, भाषा के लिए और कहीं ना कहीं एक नए सुधार के लिए अर्पित किया है, मैं आप सभी के बीच ज़ोरदार तालियों के साथ मंच पर इनवाइट करना चाहूँगा श्री रवि कुमार अय्यर जी को। भाषा, वैदिक गणित, संस्कृति और जीवन को जिन्होंने जोड़ा है, और आप सभी के बीच एवरीबॉडी प्लीज़ 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 पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर रवि कुमार अय्यर जी। और मैं आकाश जी से निवेदन करूँगा पुष्पगुच्छ के साथ हम स्वागत करें। भारत, छत्तीसगढ़ और कर्नाटका राज्य की जो इतिहास है, इतिहास की जो परंपरा है, पराकाष्ठा है, उससे हम आगे चल रहे हैं। ये हमारा सौभाग्य है सर, आपका आतिथ्य हमें मिल रहा है और बड़े ही सरलता, सहजता के साथ ऋग्वी से हम चाहेंगे आदरणीय सर के स्वागत के लिए, अभिवादन के लिए। एवरीबॉडी प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर। पहला सत्र इतिहास की ओर हम जानते हैं और कहीं ना कहीं एक वृहद सर का कार्यानुभव रहा है, आज हमें लाभान्वित होने का अवसर। एक बार फिर से जोरदार तालियों के साथ रवि सर। नहीं, जय जवान, जय बस्तर। मुझे बताया कि देश को जोड़ने की दृष्टि से थोड़ा सा कर्नाटक के बारे में,
थोड़ा सा छत्तीसगढ़ के बारे में बताना। यहाँ दोनों प्रांत से लोग आए हैं, मेरे से ज़्यादा कर्नाटक के जानने वाले यहाँ विद्वान लोग हैं, छत्तीसगढ़ के बारे में भी जानने वाले विद्वान लोग हैं। फिर भी आपको जो मालूम है वही बात मैं अपने मुंह से बताता हूँ। यहाँ चित्र लगा है 1857 में जिन्होंने अपना बलिदान दिया, देश के लिए लड़े, वैसे वीर नारायण सिंह वे वनवासी थे। भारत के स्वतंत्रता संग्राम देखेंगे, भले वो मुग़ल के खिलाफ़ हो, भले वो अंग्रेज़ों के खिलाफ़ हो, सबसे ज़्यादा योगदान जिनको हम कहते हैं अनुसूचित जाति यानी शेड्यूल्ड कास्ट और अनुसूचित जनजाति शेड्यूल्ड ट्राइब, इनका योगदान सबसे ज़्यादा है, इतिहास में बहुत कम आया है। सही इतिहास लिखने की ज़रूरत है, तब ध्यान में आएगा कि सबसे ज़्यादा हम जिनको थोड़े पिछड़े वर्ग समझते हैं, उन लोगों ने सबसे ज़्यादा देश के आज़ादी के लिए लड़ा है, सबसे ज़्यादा प्राण अर्पण किया है। अगर आप सोचेंगे कि राणा प्रताप का नाम तो है, लेकिन उनके साथ लड़ने वाले जो भिल जाति के थे वो सबसे ज़्यादा संख्या में थे, तो उनका जो भिल समाज का जो मुखिया उनका भी नाम उतना ही आदर से लेना चाहिए जितना हम राणा प्रताप का लेते हैं। तो इस प्रकार से हम देखेंगे तो शिवाजी महाराज होंगे, जिन लोगों ने भी युद्ध लड़ा था, उनके साथ जो थे वे जनजाति के थे, वे जिनको अनुसूचित जाति क्या कहते हैं, दलित कहते हैं, ये लोग बहुत बड़ी संख्या में इन्होंने देश के लिए काम किया है। केवल भारत के लिए इन्होंने योगदान दिया ऐसा नहीं है। तो वो एक छोटा सा जो इतिहास जो कम लोग जानते हैं वो बताता हूँ। आप जानते हो कि अलेक्जेंडर जब भारत में आया था तो यहाँ से बहुत सारे जनजातियों को अपने साथ लेकर गया था और वो ग्रीस में गए। उन्होंने वहाँ क्या काम किया इसके बारे में इतिहास थोड़ा सा कमज़ोर है, लेकिन मोहम्मद घोरी और गजनी के समय यहाँ बहुत सारे लोगों को लेकर गए थे, जनजातियों को बंदी बनाकर, स्लेव्स बनाकर, और उनको जाकर बगदाद में, दमास्कस में, कैरो में जाकर बेचा और फिर ये लोग धीरे धीरे यूरोप में चले गए। ऐसे भारतीय मूल के जनजाति जिनको यूरोप में जिप्सी कहते हैं, नाम सुना है जिप्सी आप लोगों ने? अगर थोड़ा हाथ ऊपर करेंगे तो बाकी लोगों को भी लगेगा कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। तो जिप्सी लोगों की संख्या 2 करोड़ है, वो भारतीय मूल के जनजाति है। आजकल डीएनए टेस्ट होने के कारण आप झूठ नहीं बोल सकते हो, अनुमान नहीं लगा सकते हो, इट इज़ ऑल वेरीफाइड। अभी अभी संगीत कुछ लोगों ने बताया, संगीत का भी कार्यक्रम हुआ थोड़ा सा, और हमारे पद्मिनी जी ने भी कर्नाटक का संगीत गाया, नेशनल एंथम भी गाया। जनजातियों का जो योगदान संगीत में है अनबिलीवेबल है। और जब हम संगीत का यूरोप के नाम लेते हैं तो कोई बीथोवन का नाम लेगा। तो ऐसे बड़े बड़े जो संगीतकार यूरोप में हो गए, इन सब का जो गुरु महागुरु था वो एक भारतीय वनवासी था। कितने लोग जानते हैं? वो हंगेरी में जन्म हुआ, उसका नाम है जोनास बिहारी। बिहार के सारे लोगों का नाम बिहारी आता है, अटल बिहारी, ये सब अपने यहाँ कॉमन नेम है। इसका नाम है जोनास बिहारी। वहाँ था इसलिए उसका नाम जोनास रखना पड़ता है, लेकिन भारतीय मूल का था। आप देखेंगे कि 15th सेंचुरी में, 16th सेंचुरी में हमारे जनजातियों जो वहाँ बसे हुए थे हंगेरी में, उन्होंने यूरोपियन म्यूज़िक को जन्म दिया। आप बीथोवन का नाम लेते हैं और भी बहुत सारे लोगों का नाम लेते हैं तो यही नाम आता है। मोजार्ट का नाम लेते हैं तो इन सब के पहले हुए थे। इनका गुरु जो था वो जोनास बिहारी भारतीय था। इसलिए मैं हंगेरी में उसका जो गांव जहां उसका जन्म हुआ वहाँ मैं जाके आया एक दर्शन करने के लिए। तो ये एक आपको बताया। दूसरा है, हम 2 प्रांतों को जोड़ने का काम करते हैं। देखो इतिहास ने हमको कैसे बताया है कि भारत एक है। दक्षिण भारत में जिसका जन्म हुआ वो है चाणक्य, जिसका जन्म हुआ वो है आर्यभट्ट, लेकिन उनका कार्य क्षेत्र बन गया बिहार, उत्तर भारत।
वैसे ही जिनका जन्म कर्नाटक में हुआ, बीजापुर, और दुनिया के बहुत बड़े गणितज्ञ उसको माना जाता है। न्यूटन और लेनिट्स के भी 500 साल पहले जो होकर गए थे वो है भास्कराचार्य। भास्कराचार्य का जन्म कर्नाटक में और उनका कार्यस्थल था औरंगाबाद के पास नज़दीक, यानी महाराष्ट्र। तो ऐसे दो जब प्रांत आ गए, दुनिया को चकाचौंध करने वाले एक गणितज्ञ भी हुआ। एक बार लेनिट्स, जर्मनी का सबसे बड़ा गणितज्ञ, ने केस किया न्यूटन के ऊपर। न्यूटन को मैंने अपना पुस्तक दिया कि ज़रा इसमें आप अपना फॉरवर्ड प्रस्तावना लिखोगे तो मेरे पुस्तक बहुत सारे लोग पढ़ेंगे। न्यूटन इतना चालाक था, ये उसका कहना है, कि उसने मेरे पुस्तक में से कुछ वाक्य निकाल कर अपने नाम पे छाप दिया। ये सबसे बड़ी चोरी है। यूरोप में ऐसे बहुत सारे चोरी भारतीय लोगों के भी हुए हैं। हम कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम, लेकिन उससे भी 500 साल पहले हमारे बोधायन ने भी दिया था, वही थी। तो ये केस चलते रहा दोनों के बीच में, और लोग संभ्रमित थे कि न्यूटन का कहना है कि मेरे भाषण सुनकर इसने पुस्तक लिखा, इसका कहना है कि मेरे पुस्तक को उसने गलत तरीके से अपने नाम पे लिखा है। दोनों अपने अपने तर्क दे रहे थे। इतने में लेनिट्स मर गया। तब उन्होंने कहा कि कैलकुलस के ऊपर झगड़ा चल रहा है, तो दोनों को ही हम फादर ऑफ कैलकुलस कहेंगे। इसलिए आप देखेंगे कैलकुलस में एक होता है d/dx, वही d/dx के जगह पे फंक्शन x आता है। आप अगर गणित जानते हो तो एक ही विषय के लिए दो सिंबल क्यों? क्योंकि ये दो लोगों के थे। लेकिन दोनों ने कहाँ से चोरी किया? वो भास्कराचार्य से चोरी किया। और हम लोग चुप बैठे हैं। जब तक हम आवाज़ नहीं उठाएंगे, भास्कराचार्य को दुनिया में नाम नहीं आएगा, इसलिए ये हमें करना होगा। वैसे एक समय छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में था, और एक समय अंग्रेज़ों के समय जब भारत स्वतंत्र हुआ तो इसको कहते हैं सेंट्रल प्रोविंसेस, CP एंड बेरार, वरुड मराठी में कहते हैं। तो उसका राजधानी नागपुर था। और उस समय जो मुख्यमंत्री बने थे पंडित रविशंकर शुक्ला, वो हमारे छत्तीसगढ़ के थे। और वो इतने महान थे कि आप नागपुर चले जाइए, पंडित रविशंकर शुक्ला, रविनगर मिलेगा, शंकर के नाम पर शंकर नगर मिलेगा, और शुक्ला के नाम पर शुक्ला नगर मिलेगा। एक व्यक्ति के लिए 3 नगर शायद ही भारत में और किसी का होगा, मैं समझता हूँ। फिर यहाँ आध्यात्मिक में गुरु घासीदास थे 1750 के आसपास, और राजा चक्रधर सिंह जी थे। इन्होंने भी बहुत बड़ा संग्राम किया था, देशभक्त थे। ये आपको थोड़ा सा मैंने अनुसूचित जाति के बारे में, विदेश में जिन्होंने इन्होंने काम किया है उसके बारे में, चाणक्य आर्यभट्ट के बारे में, और अब कर्नाटक के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। यहाँ महिलाएं बहुत सारे हैं। सब लोगों को क्या पसंद है? सोना पसंद रहता है। दुनिया का एक समय अंग्रेज कहते थे सबसे प्राचीन सभ्यता यानी हमारी ग्रीक सभ्यता है। और ये ग्रीक सभ्यता से ही भारतीय लोगों ने गणित सीखा है, आर्कियोलॉजी सीखा है, आर्किटेक्चर सीखा है, संगीत सीखा है। सब हमारे ग्रीक लोगों से मिला है। तो भारत कितना पुराना है? तो भारत केवल अशोक स्तंभ 2300 साल पहले, और उससे भी पहले भगवान बुद्ध 2500 साल पहले। लेकिन हमारा जो ग्रीक साम्राज्य वो 3000 साल पुराना है, इसलिए सब कुछ वहाँ से भारत में आया है। अलेक्जेंडर ने लाकर तुमको दिया है, तुम्हारे पास कोई संस्कृति नहीं थी। उस समय 1922 में राखाल दास बैनर्जी ने एक बहुत बड़ा शोध करके बताया कि तुम्हारा जो ग्रीक संस्कृति 3000 साल बताते हो, हमारा मोहनजोदारो तो 5000 साल पुराना है। तो 5000 साल पुराना दुनिया के सबसे प्राचीन शहर है, डेवलप्ड सिटी, डेवलप्ड सिविलाइजेशन मोहनजोदारो है।
बाद में पता चला कि मोहनजोदारो से भी पुराना है हड़प्पा सिविलाइजेशन। हड़प्पा सिविलाइजेशन 5300 ईयर्स बिफोर वहाँ कर्नाटक भी दिखता है। कैसे दिखता है? सब लोगों को उस समय भी लोगों को पसंद था सोना, और वो कोलार गोल्ड फील्ड से वहाँ आता था। तो इसका मतलब हड़प्पा अलग है, कर्नाटक अलग है नहीं है। यहाँ से वहाँ तक व्यापार होता था, यहाँ का माल वहाँ जाता था। इंडिया वॉज ए वेरी वेल सिविलाइज्ड कंट्री 5000 ईयर्स बिफोर। अभी अभी जो नया शोध हुआ है उसमें इससे भी प्राचीन शहर जो है धोलावीरा, लोथल, राखीगढ़ी और राजस्थान का कालीबंगान, दिस आर ऑल 7000 ईयर्स ओल्ड। केवल सिविलाइजेशन नहीं है, वहाँ सिटी था, वेल प्लान्ड सिटी। यूनाइटेड नेशन के लिए शहर का मतलब वहाँ घर होने चाहिए, घर के सामने सड़क होना चाहिए, वहाँ लाइब्रेरी होना चाहिए, वहाँ टॉयलेट बाथरूम की व्यवस्था होनी चाहिए। वरना ऐसे ही कोई जगह पे लोग पत्थर लेकर बैठे हैं, लोग शिकार करके खाना खाते हैं, इसको हम शहर नहीं मानते। तो सारे चीज़ों में उतर आया है कालीबंगान, वर्ल्ड्स फर्स्ट सिटी। हो सकता है कि यहाँ भी कुछ प्राचीन चीज़ें होगी जो अब नए नए जो हमारे पास आधुनिक संसाधन है उससे हम बता सकेंगे कि यहाँ की कला कितने साल पुरानी है। तो दुनिया के कला का भी जन्म स्थान हम छत्तीसगढ़ बता सकेंगे। तो ये है 5300 में कर्नाटक गोल्ड वाज गोइंग ऑल ओवर इंडिया। फिर दूसरा है कि यह महिला है, तो महिला सशक्तिकरण। हु वाज द फर्स्ट लेडी हु फॉट अगेंस्ट फॉरेन इन्वेडर्स? उनको खदेड़ करके निकाला, उनको हराया था। तो अगेन शी कम्स फ्रॉम कर्नाटका। कर्नाटक में मयूरवर्मन ने एक नया साम्राज्य शुरू किया था 5th and 6th सेंचुरी में। उसके बाद उनके ही वंशज लोग गोवा में राज्य करते थे, और गोवा में एक था परमार्डी देवा, उनकी जो बेटी थी नायकी देवी, वो गोवा से शादी करके, ये लोग शिमोगा के थे, और शादी के बाद वो गुजरात की महारानी बनती है। और उस समय मोहम्मद गोरी सेना लेकर इनको मारने के लिए आता है। तो राजस्थान के बहुत सारे राजाओं का नेतृत्व एक महिला कर रही है। भारतीय या विश्व के इतिहास में महिला का एक अच्छा उदाहरण इससे अच्छा नहीं हो सकता है। नायकी देवी ने मोहम्मद गोरी को हरा दिया था, और उसके नीचे बाकी लोग काम करते थे। तो हमने एक नोबेल प्राइज़ के जैसे एक महिला सशक्तिकरण के लिए एक अवार्ड निकालना पड़ेगा, नायकी देवी अवार्ड। और इस नायकी देवी अवार्ड में दुनिया में जहाँ भी महिलाओं के सम्मान के लिए जो काम करता है उन लोगों के लिए ये पुरस्कार देना चाहिए है। ये जो कदम्बा डायनास्टी जो था, शी इज़ द फर्स्ट लेडी हु डिफीटेड। इंग्लैंड के इतिहास में, यूरोप के इतिहास में एक नाम आता है जोन ऑफ आर्क। जोन ऑफ आर्क was 16th century, nearly 300-400 years later than Nayaki Devi. Therefore, Nayaki Devi should be hailed as the first lady for empowerment. फिर उनकी जो बेटी थी कुरमा देवी, उसने कुतुबुद्दीन ऐबक को हरा दिया था, और उनके नीचे 10 राजा लोग ने युद्ध में लड़े थे। तो शी वॉज द कमांडर इन चीफ ऑफ 10 डिफरेंट किंग्स, एंड शी ऑल्सो हैज़ ए कनाडा ब्लड इन हर। तो ये हमने केवल वहाँ देखा, ऐसा नहीं। 1947 में 48 में जब पाकिस्तान में अचानक कश्मीर के ऊपर हमला करके कश्मीर के कुछ भागों को ले गया था, तो हमें एक श्रीनगर को बचाना था। तो उस समय श्रीनगर को बचाने वाले 3 जो जनरल थे, तीनों कर्नाटक के थे। एक साथ देवर फाइटिंग, नाम बताऊंगा तो आपको एक एक का नाम पता चलेगा। उस समय दे मे नॉट बी चीफ, दे वर नॉट जनरल्स। ओनली करियप्पा वॉज, उस समय भी ही वॉज नॉट द जनरल, बिकॉज बाद में उसको जनरल बनाया गया। तो करियप्पा, दूसरा है थिम्मैया, और तीसरा जो था श्री नागेश। ये तीनों आगे चलकर चीफ ऑफ स्टाफ बन गए थे, दे बिकेम द जनरल्स। ये तीनों ने मिलकर आज श्रीनगर को हमें बचाया है। तो कर्नाटक हैज़ गिवन इट्स फ्लेवर इवन इन कश्मीर, वो देख सकते हैं। आजकल साइंस का ज़माना है और लॉजिक का ज़माना है,
और सब जगह देखते हैं कि नोबेल प्राइज़ उसको मिल रहा है, इसको मिल रहा है, क्यों इंडियन को नहीं मिल रहा है? इंडियन को इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि देयर इज़ ए स्ट्रॉन्ग यूरोसेंट्रिज्म बायस अगेंस्ट इंडियंस। वरना हमारे यहाँ 10 ऐसे बड़े बड़े दिग्गज होकर गए भारत में जिनको देना चाहिए था। लेकिन एक अद्भुत चीज़ बताता हूँ, 1907 में एल्बर्ट माइकलसन को नोबेल प्राइज़ मिला। ही टोल्ड द स्पीड ऑफ लाइट 1,86,000 माइल्स पर सेकेंड। उसके लिए उसने एक्सपेरिमेंट जो किया था, माइकलसन मॉर्ले रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो दो जगह के बीच में लाइट को रिफ्लेक्ट करते करते उसका स्पीड निकलता है। स्पीड निकालने के लिए आपको डिस्टेंस चाहिए और टाइम चाहिए। आपको आश्चर्य होगा, इन 1350 विजयनगर साम्राज्य के महाराजा यहाँ बैठे हैं। उस समय 1350 में जो विजयनगर साम्राज्य था, वहाँ उनके मिनिस्टर थे, उनका नाम है सायनाचार्य। और सायनाचार्य ने वेद को अनुवाद कर रहे थे। वेद का पहले भाग में 50th चैप्टर में 4th श्लोका में सूर्य भगवान को बताते हुए ऋषि ने लिखा है, हे सूर्य भगवान, तुम्हारा किरण सूर्य से पृथ्वी पर आता है, अत्यंत तेजी से आता है। आज साइंस बताता है इट टेक्स 8 minutes फॉर द सनलाइट टू रीच अर्थ। अब सायनाचार्य तो ट्रांसलेट करेंगे वैदिक संस्कृत से नॉर्मल संस्कृत में, लेकिन ही वॉज नॉट जस्ट अ ट्रांसलेटर, ही हैज़ टू गिव एक्सप्लेनेशन फॉर एवरीथिंग दैट ही राइट्स। कमेंट्री लिखना है तो यू आर वेरी फास्ट, ओ सूर्य भगवान इज़ नॉट इनफ, आई मस्ट फाइंड आउट द स्पीड ऑफ लाइट। तो उस समय 4th सेंचुरी में सूर्य सिद्धांत करके एक साइंस बुक लिखा गया था। उसमें से उन्होंने निकाला है सूर्य द सन रे ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ 2202। यहाँ कुछ दिखाया है क्या? ओह, आई डिडंट नो दैट समथिंग इज वेरी वेल, थैंक यू। 2202 योजनास इन हाफ निमेशा। अब दिस वर्ड्स आर टेक्निकल वर्ड्स, तो उसका सारा एक्सप्लेनेशन मैंने अगले पेज में दिया है। व्हाट इज़ 1 योजना, व्हाट इज़ 1 निमेशा वगैरह। तो नेक्स्ट पेज दिखा देना। तो सायनाचार्य का कैलकुलेशन है 1,85,793 और मॉडर्न मेजरमेंट से 1,86,000। सो द डिफरेंस इज 0.2%। तो देखिए हाउ मेनी ईयर्स, सेंचुरीज बिफोर हमने ये सब ठीक बताया है। दैट इज़ द ग्रेटनेस ऑफ आवर इंडियंस। उन्होंने उस समय लोग ये पूछते हैं कि उन्होंने कैसे बताया, वेयर वॉज द इंस्ट्रूमेंट, शो मी दिस। ईजी टू आस्क ऑल क्वेश्चन। बताने के बाद ओके इट मे बी, ऐसा बोल के वो भाग जाते हैं, जिसको कहते हैं वो किस्म। आपने देखा होगा कि 300 साल पहले हमने जयपुर में द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट साइंटिफिक लैबोरेटरी बनाया है, जिसको जंतर मंतर कहते हैं। आप वहाँ जाकर खड़े रहिए, वहाँ का वॉचमैन के पूछिए कि बाय लुकिंग एट दिस वियर्ड लुकिंग, वहाँ अद्भुत जो चीज़ है, वहाँ उसका आकार जो समझ में नहीं आता है, कोई गोल है, कोई आधा गोल है, कोई तिरछा है, लेकिन उसकी जो शैडो है, उसका जो परछाई गिरता है, उसके आधार पर वो जब समय बताता है वहाँ का वॉचमैन, और आप अपना इलेक्ट्रॉनिक टाइम देखेंगे, मुश्किल से 30 सेकेंड्स का डिफरेंस होगा। इतना परफेक्ट वो बताता है। दीज आर ऑल द लैबोरेटरीज वी हैड इन द ओल्डन टाइम। जो नालंदा में, जो तक्षशिला में जितने भी थे, सबको तो उन्होंने तोड़ दिया और फिर अभी प्रश्न पूछा शो मी। तो यहाँ एक है, जयपुर में है जंतर मंतर, उज्जैन में भी है, दिल्ली में भी है। दिस आर ऑल एक्सपेरिमेंटल लैबोरेटरीज। तो उससे हम पता चलता है। वैसे 1678 में यहाँ की एक कर्नाटक की एक महिला, शी रेज द फर्स्ट विमेन आर्मी। ये है बेलवाड़ी मल्लम्मा, एंड शी फॉट अगेंस्ट द मराठास। बाद में जब शिवाजी को पता चला तो शिवाजी ने उसको पैर छूकर उससे माफ़ी मांगा। उसने बताया कि तुम तो मेरे लिए भवानी स्वरूप है, गलती से हमारे लोगों ने तुमसे युद्ध किया है, वरना हम आपके ही लोग हैं, आप महारानी बन जाइए, मैं आपकी सेवा करूँगा। तो ये हमारे एक दिखाई देता है कि ऐसे कर्नाटक में बहुत सारे महिला योद्धा होकर गए। द फर्स्ट फ्रीडम फाइटर ऑफ इंडिया, वह भी 500 ईयर्स बिफोर पोर्चुगीज़ लोगों को 40 साल तक हरा कर रखा था।
अब्बक्का देवी, वह भी कर्नाटक की थी। उसके बाद ही झांसी रानी वगैरह सब आए थे। तो ये कर्नाटक का एक गौरवपूर्ण इतिहास में दिखाई देता है। और दूसरा है हमारे यहाँ बीच में उदय बिरजे। कहाँ है उदय बिरजे? उधर बैठे हैं। उदय जी ज़रा 1 मिनट खड़े हो जाएंगे। बिरजे, इनके परदादा, ग्रेट ग्रैंडफादर के कारण आज इजराइल देश बना है। तो इजराइल देश में जाकर मैसूर लांसर्स यानी मैसूर महाराजा ने जो योद्धाओं को भेजा था, ये जाकर वहाँ युद्ध लड़े। वहाँ 400 साल राज्य करने वाले ओटोमन साम्राज्य को हरा दिया उन्होंने। और एक नया इंडिपेंडेंट देश इजराइल जो बना है उसमें इनका नाम लिखा गया है, वहाँ इजराइल में लिखा गया है। तो आप देख सकते हैं इजराइल में भी, फिर दिल्ली में भी इनका दादाजी का नाम लिखा है। तो ऐसे जो हमारे लोगों ने दुनिया में क्रांति लाई है। इस युद्ध का एक विशेष है, हमारे सारे लोग जो युद्ध कर रहे थे केवल तलवार से और भाला से लड़ रहे थे, घोड़े पे थे और घुड़सवार थे। सामने वाला ओटोमन साम्राज्य, उनको मदद करने वाले जर्मन लोग तोप लेकर पहाड़ के ऊपर, माउंट कार्मल के ऊपर से शूटिंग कर रहे थे। जब वो ऊपर पहाड़ के ऊपर है, हम नीचे हैं, तो अंग्रेज़ लोग वहाँ से भाग गए। लेकिन इन्होंने कहा कि हम तो क्षत्रिय है, हम लड़ेंगे, भले मरेंगे लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। और ये लड़े और तोप को हराने वाला एकमेव उदाहरण है कि तलवार से और भाला से अगर आपने तोप और मशीन गन को हराया, द ओनली वॉर वॉज द वॉर बैटल ऑफ हाइफा फॉट बाय वन ऑफ द एंसेस्टर्स ऑफ दिस कर्नाटका पीपल। सो हैट्स ऑफ टू कर्नाटका, आपने भारत का गौरव विदेश में भी किया है। फिर एक नाम मैं बताता हूँ, उनका नाम है मुरुगप्पा चन्नवीरप्पा मोदी। किसी ने नाम सुना है, लेकिन उनका फर्स्ट नेम बताऊंगा, MC मोदी। तो कई लोग बोलेंगे हाँ हाँ हाँ, दुनिया में सबसे ज़्यादा आँख का ऑपरेशन करने वाला डॉक्टर मोदी, वह भी कर्नाटक के थे। 14 घंटों में 833 आई ऑपरेशंस ही परफॉर्म्ड। तो ये भी एक। फिर एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन, मैजिशियन थी वो, मैथमेजिशियन, उसका नाम है शकुंतला देवी। उनको विदेश में बुलाया इंपीरियल कॉलेज लंदन में, और उनको 13 डिजिट का एक नंबर, फिर 13 डिजिट का दूसरा नंबर देकर इसको मल्टीप्लाई करके बताओ। अब कंप्यूटर को भी वही प्रश्न पूछा, कंप्यूटर खोल, उसको बना रहा है। कंप्यूटर के पहले 28 सेकंड में उसने उसका सही उत्तर दे दिया। कंप्यूटर ने 10 मिनट के बाद बताया। तो दिस इज़ द ग्रेटनेस ऑफ द लेडी शकुंतला देवी। फिर भारत में जब अंग्रेज राज्य करते थे, उन्होंने ये बताया कि चाणक्य बोलते हो, ये चाणक्य कोई काल्पनिक नहीं है, ये तो माइथोलॉजिकल कैरेक्टर है। अगर वो सही है तो उसने अगर पुस्तक लिखा है अर्थशास्त्र, तो वो दिखाओ, नहीं तो हम नहीं मानेंगे। उस समय तमिलनाडु का एक पंडित, उसका नाम है कुमारस्वामी भट्ट, वो तंजावुर का है, तो उसके पास कुछ संस्कृत ग्रंथ मिले, तो इंस्क्रिप्शंस कहते हैं इसको, मैन्युस्क्रिप्ट्स कहते हैं। उसको लेकर वो मैसूर महाराजा के पास आया, बताया। तो मैसूर में मैसूर महाराजा ने एक एकेडमी बनाया था, ओरिएंटल एकेडमी, और उसके साथ साथ एक लाइब्रेरी बनाया था। तो ये पुस्तक मैन्युस्क्रिप्ट को लाइब्रेरी में रखा, और वहाँ के लाइब्रेरियन का नाम है, कोई जानता है उसका नाम? वर्ल्ड फेमस। आज अगर दुनिया चाणक्य को मानती है, आज अगर दुनिया उसके ऊपर अभ्यास करती है, अर्थशास्त्र के बारे में बताती है, तो इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ दैट वन पर्सन, रुद्रपटना श्यामा शास्त्री। तो उसने वहाँ के मैन्युस्क्रिप्ट सब पढ़ते पढ़ते उसको ध्यान में आया ये अर्थशास्त्र है, ये चाणक्य का लिखा हुआ है। तो उसको पहले संस्कृत में, फिर संस्कृत से अंग्रेजी में, कन्नड़ में उसने बाय 1915 में उसने जब अंग्रेजी में लाकर दिया, तब अंग्रेज़ों ने बताया कि इंडिया हैड एन इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल सिस्टम इन द कंट्री, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इन द कंट्री। नहीं तो वो यही समझते थे कि सारे चीज़ों का उगम ग्रीस में हुआ है, वहाँ से भारत ने सिखाया करके। सो ऐसे भारत को जब जब कोई प्रॉब्लम था, तो कोई ना कोई एक कन्नडिगा ने आकर उसको सॉल्व किया है। तो माय सल्यूटेशंस टू कन्नडिगा।
दूसरा एक मैं बताता हूँ, अब दो प्रांतों के बीच में कैसे मतभेद होता है, बॉर्डर स्टेट्स कर्नाटका एंड तमिलनाडु। जब जब इलेक्शन आता है तुरंत डीएमके वाले लोग चिल्लाने लगते हैं कि कर्नाटक वाले लोग हमको पानी नहीं दे रहे, कावेरी का पानी नहीं मिल रहा है वगैरह, और इलेक्शन होने के बाद शांत हो जाते हैं। और हर 6 महीने में यहाँ इलेक्शन होता है, हर 6 महीने में इतना दूषित करते हैं वहाँ के पॉलिटिशियन इस प्रांत को, यहाँ के लोग उसके खिलाफ बोलना, ये उनका एक फैशन हो गया और वोट जीतने के लिए। ये सब गलत है। तो एक बार मैं कर्नाटक में बता रहा था कि एक कन्नडिगा लेडी तमिलनाडु की मुख्यमंत्री बन गई है। नाम क्या बताएंगे? जयललिता। शी इज़ फ्रॉम मैसूर एंड शी बिकेम चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु। ये कितनी बड़ी बात है कि जब 1952 में पहले बार इलेक्शन हुआ भारत में, ऑल यूनिवर्सल फ्रेंचाइज, पुरुष हो या महिला हो, उनको वोटिंग राइट्स हमने 1952 में ही दे दिया पहले इलेक्शन में। यूरोप के महिलाओं को वोटिंग राइट्स बाद में मिला, फ्रांस में हो, इंग्लैंड में हो, जर्मनी में हो, उनको उस समय नहीं मिला जब हमारे देश को मिला था। और आपको आश्चर्य लगा, उत्तर प्रदेश की जो चीफ मिनिस्टर बनी थी, फर्स्ट चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश इन 1952 वॉज नॉट फ्रॉम उत्तर प्रदेश, शी वॉज ए बंगाली मैरिड टू ए सिंधी, सुचेत्रा कृपलानी बिकम्स। तो हमारे यहाँ तो महिला के बारे में तो श्रद्धा रहती है पूरे देश भर में, कश्मीर से कन्याकुमारी तक। तो ये सब बातें बताते हुए देयर इज़ नेवर फ्रिक्शन। तो मैंने बताया कि एक तमिलनाडु की महिला को, कर्नाटक की महिला को हमने मुख्यमंत्री बनाया, ये मैं कन्नड़ लोगों के सामने और कर्नाटक में रहने वाले डीएम के लीडर्स के सामने बता रहा था। फिर मैंने बताया कि कर्नाटक का एक बस कंडक्टर तमिलनाडु में जाता है और वहाँ का सुपरस्टार बन जाता है। कौन है वो? रजनीकांत। करेक्ट। तो रजनीकांत की एक और विशेष बात बताता हूँ। जापान में आप जाओगे, हजारों की संख्या में लोग तमिल में बात करते हैं, जापानीज़ लोग। तो उनको जब मैं मिला, उनसे बात कर रहा था, तो मैंने पूछा कि आप कितने बार तमिलनाडु गए हो? तमिलनाडु में गए बिना तमिल सीखना बहुत कठिन है। आप यहाँ बैठे बैठे पंजाबी सीखना कठिन है, लेकिन वहाँ जाओगे तो आसान सीख सकते हो। तो एक ने बताया कि मैं 5 बार गया हूँ। तो तमिलनाडु में कितने महीने रुके हैं? नहीं, एक बार जाता हूँ, वापस आ जाता हूँ, एक दिन रुकता हूँ। एक दिन 5 बार जाएगा कोई आदमी इतना खर्चा करके केवल एक दिन के लिए और वापस आ जाएगा? हाउ इज़ इट पॉसिबल? और इतने अच्छी तरह से तमिल कैसे बोलते हो? तो उन्होंने बताया है कि हम लोग थर्सडे जापानीज़ एयरलाइन से चेन्नई पहुंचते हैं, होटल बुकिंग करते हैं, वहाँ रहते हैं। दूसरे दिन फ्राइडे फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखते हैं, फिर वापस आ जाते हैं उसी दिन रात को। किसका मूवी देखते हैं? रजनीकांत। और रजनीकांत का पिक्चर देख कर वो सब तमिल सीख गए हैं। तो तमिल लैंग्वेज के लिए इतना बड़ा सर्विस तो और किसी ने नहीं किया जितना रजनीकांत ने किया। तो मैंने कहा कि एक 2 प्रांत मिलने से क्या क्या फ़ायदा होता है। तो एक डीएमके ने क्या बोला मालूम है? कि हम तमिल लोग उदारवादी है, वी एक्सेप्ट आउटसाइडर्स, बट दीज कन्नडिगास आर वेरी सेल्फिश पीपल। मैंने पूछा कैसे बोलते हो? तो बोला कि मैं यहाँ 5 साल से रहता हूँ, मैं यहाँ 3 साल से रहता हूँ, मैं यहाँ 7 साल से रहता हूँ, हमें कोई रेस्पेक्ट नहीं मिला है। तो मैंने पूछा कि तुमने कर्नाटक के लिए क्या काम किया बताओ। रजनीकांत ने क्या किया मैं बता सकता हूँ। जयललिता ने पूरा जीवन अर्पण कर दिया था तमिलनाडु के लिए, इसलिए उसको मानते हैं। तुमने क्या किया? और फिर मैंने उनसे पूछा कि डू यू नो मास्ती वेंकटेश अय्यंगार, डू यू नो भ्रमरा राजरत्नम? तो उन्होंने बताया कि वी डोंट नो हु दे आर। ये दोनों तमिल लोग हैं और तुम पूरे कर्नाटक में घूमकर 10 लोग मुझे दिखाइए जो मास्ती वेंकटेश अय्यंगार को नहीं जानते हैं। वहाँ का नेशनल अवार्ड भी मास्ती वेंकटेश अय्यंगार के नाम पर है, ही से तमिलियन। वहाँ का जो लोकगीत है बच्चों के लिए जो स्कूल में सिखाया जाता है वो भ्रमरा राजरत्नम का गीत है, सारे बच्चे उसका नाम जानते हैं, तुम नहीं जानते हो। ये सोचो कि तमिल को कितना उन्होंने महान माना है। ये सब छोड़ दीजिए, सीवी रामन को जानते हो? हाँ जानते। वो कहाँ के हैं? वो तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु के हैं। लेकिन कर्नाटक में आने के बाद यहाँ एक रामन नगर है बेंगलोर में,
एक रामन रोड है, रामन रिसर्च इंस्टीट्यूट है और रामन का एक स्टैचू है। तुम पूरे तमिलनाडु में मुझे बताओ कहीं भी एक रामन नगर, एक रामन रोड, एक रामन स्टैचू, रामन इंस्टीट्यूट नहीं है। ये लोगों ने जितना सीवी रामन को महान बनाया, तमिलनाडु ने नहीं कहा। ऐसे में और भी जीवी अय्यर के बारे में बता रहा था और कुछ नाम बताया, तो एक आदमी वहाँ से खड़ा हो गया, बोला कि फ्लैट पैर छुआ, बोला कि मुझे इतनी सारी चीज़ें मालूम नहीं था। बहुत सारी चीज़ें अज्ञान में हम गलती करते हैं। आपको ईरान की एक कहानी बताकर मैं समाप्त करता हूँ। वहाँ दो प्रांतों के बीच में युद्ध हो रहा था। किसी एक गांव को लेकर होता है कि ये गांव हमारा है, ये गांव हमारा है, बोलते हैं तो झगड़ा होता था। तो झगड़ा होगा तो इनके पास 1000 लोग हैं, इनके पास 1000 लोग हैं, झगड़े में कोई ना कोई जीतेगा, लेकिन यहाँ 300 लोग, वहाँ 200 लोग मरेंगे। तो उससे अच्छा है कि तुम्हारा एक आदमी और हमारा एक आदमी लड़ेंगे और फिर उसमें जो जीतेगा उसको गांव दे देंगे। ठीक है। तो यहाँ से एक रुस्तम और वहाँ से एक शोहराब, दोनों लड़ रहे थे। लड़ते लड़ते रुस्तम ने शोहराब के ऊपर एक, पहले इसके हाथ कटे, उसके उंगली कटे, उसके सिर कटा, ये सब होते 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 दोनों के रक्तपात होते हुए आखिरी में एक घाव चढ़ाया उसके छाती पे, तो वो मर गया। मरने की हालत में था वो छोटा सा लड़का शोहराब, और उसने इसको तुरंत, ये बेचारा मर रहा है तो उसको पानी देने के लिए ये जो दूसरा योद्धा था वो भी उसके पास गया। तब उसने बताया कि अगर मेरा बाप रुस्तुम होता तो ज़रूर तुम पे बदला लेगा। तो ये पूछा कि मैं तो रुस्तुम हूँ, कौन सा रुस्तुम की बात कर रहे हो? तो उसने बताया कि ये है मेरा बाप। तब उसको पता चला कि जिसको मैंने मार दिया वो मेरा बेटा है, और मालूम नहीं था कि ये बाप और बेटा है, इसलिए यहाँ युद्ध हुआ, एक ने दूसरे को मारा। अर्जुन को मालूम नहीं था कि कर्ण मेरा बड़ा भाई है, उसको वध किया। वैसे हम सब नहीं जानते कि हम सब एक ही भारत माता के पुत्र हैं। जिस दिन हमें ये समझ में आएगा, आपको एक हिंदी पिक्चर का एक डायलॉग सुनाकर ख़त्म करता हूँ। बड़ा भाई बोलता है मेरे पास बड़े बड़े भवन है, मेरे पास पैसे है, मेरे पास मोटर गाड़ी वगैरह है, भाई तुम्हारे पास क्या है? तो बोलता है, बड़ा भाई कहता है कि मम समीपे भवनम अस्ति, मम समीपे यानम अस्ति, मम समीपे वित्तम अस्ति, मम समीपे सर्वम अस्ति, भवतः तब समीपे किम अस्ति? तब छोटा भाई कहता है मम समीपे भारत माता अस्ति। एक बार जोरदार तालियां हम चाहेंगे श्री रवि कुमार अय्यर जी। और निश्चित तौर पे आपकी जो गहन अध्ययनशीलता रही है और जिस सरलता सहजता के साथ आपने हमें जोड़ा है, मैं तो आश्चर्य हो रहा था। हमने इतिहास किताबों में पढ़ा था, लेकिन आपके मुखारविंद से हमने इतिहास देखा है। तो एक बार फिर से हम चाहेंगे रवि कुमार अय्यर जी के लिए ज़ोरदार तालियां। और निश्चित तौर पे ऐसे आयोजनों का ये सफलता है, आपका होना, आपका सानिध्य, ये सफलता पैमाना है। और प्रथम सत्र आपके साथ हमने शुरुआत किया, बहुत ही शानदार अनुभव आप सभी के लिए, हम सबके बीच। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अब अगला जो सत्र होने वाला है, और ये सत्र भी निश्चित तौर पे बहुत ही शानदार होगा। हमने इतिहास की बात की है। इतिहास को जानना बहुत ज़रूरी है ताकि हम अपनी जड़ों से जुड़ पाएँ, और नए जो तकनीक है, जो टेक्नोलॉजी है, प्रौद्योगिकी है, उससे भी हमें कदम से कदम मिला के चलना होगा। मूविंग ऑन फॉर द नेक्स्ट सेशन। सो हमारा अगला सत्र होने वाला है AI टेक्नोलॉजी टू ओवरकम लिंग्विस्टिक्स बैरियर्स एंड यूनिफाई इंडियाज वननेस। और इस सत्र के लिए मैं आप सभी के बीच बुलाना चाहूँगा प्रोफेसर उदय रघुनाथ बिरजे, AI टेक्नोलॉजिस्ट एंड एजुकेटर। ज़ोरदार तालियों के साथ। और ये अवसर हमें नई जीवन, नई किरणों के साथ जोड़ता है। एवरीबडी प्लीज़ वन मोर टाइम प्लीज़ पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर प्रोफेसर उदय रघुनाथ बिरजे सर। भारत माता की। एक्चुअली मैं टेक्नोलॉजिस्ट ज़रूर हूँ, प्रोफेसर नहीं है, लेकिन इंडस्ट्री ये हिस्टोरियन भी नहीं है। लेकिन दोनों का, भगवान मुझे दोनों का काम करवा रहा है, हिस्टोरियन का काम भी और प्रोफेसर का काम भी। मैं इंडस्ट्री से हूँ, मैं ह्यूलेट पैकर्ड
आपको पता है दुनिया की सबसे बड़ा कंप्यूटर कंपनी, प्रिंटर, कंप्यूटर्स सब ह्यूलेट पैकर्ड का है। मैं उसमें डायरेक्टर था, लेकिन ये हिस्टोरियन, आई वुड से अमेच्योर हिस्टोरियन बनने का मौका मिल गया। क्यों मौका मिला? ऐसे भारत माता के पीपल लाइक रवि जी मेरा गुरु जी हो गया। सो इट इज़ अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी, ग्रेट ऑनर टू talk about my favorite subject in front of my Guruji. And I will tell you about, already Ravi Kumar Iyer ji talked about a little bit about the history of Haifa. उसके बारे में थोड़ा बहुत डिटेल में बताऊंगा। और टेक्नोलॉजी में, टेक्नोलॉजी आर्टिफिशियल, ये देखिए मेरा प्रेजेंटेशन मैंने 2 घंटे के लिए बनाया, 2 आवर्स का प्रेजेंटेशन, और मैसूर महाराजा और हाइफा स्टोरी के लिए 2 दिन भी कम है। सो ये सब थोड़ा कंप्रेस करके 25 मिनट में मैं ख़त्म करूँगा, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कन्नड़ में बात करूँ क्या हिंदी में? हाँ हाँ, कन्नड़ा हिंदी इंग्लिश, ठीक है। मेरा हाँ मिक्स करता हूँ थोड़ा बहुत। फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक ऑल माय brothers and sisters from Karnataka, I want to thank you for giving me the opportunity to be with you. I think the only binding force जो सबका सम्मेलन किया है, आकाश जी और सीमा जी और उनके बेटी, I think they are I would say the biggest strength for people like us. We are going all over the country, delivering lectures, talking about technology. But these are the people who bring people, all of us here. And we need more people like Akash and family across the country. Every district in India should have one Akash and family. I am amazed. I think they are a miracle family for this country. How, madam is from Kashmir, he is from Chhattisgarh, and he is trying to do a sammelan of Chhattisgarh and Karnataka, an unknown place. It's a miracle. So thank you for taking this giving us all this opportunity. ये सुबह मैंने फोटोग्राफ लिया, और अब देखिए सनराइज, आई थिंक वो स्क्रीन थोड़ा ये है, सनराइज भी बहुत ही सुंदर जगह है। एंड मैं वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर भी हूँ, लेकिन वो मेरा प्रोफेशनल कैमरा लाया नहीं है, लेकिन मोबाइल फ़ोन से लिया था। वेरी ब्यूटिफुल व्यू, एंड आई थिंक इट्स अ ब्लेसिंग टू बी हियर ऑल विथ ऑल ऑफ यू। सो मैसूर महाराजा के बारे में कितने लोग जानते हैं? सिर्फ 3-4 हाथ ऊपर हो रहा है। सर आप इंक्लूडेड नहीं है। मैं मैसूर महाराजा के बारे में आपसे मैंने सीखा। सो मैसूर महाराजा was not the king only of Mysore. He was the world's richest Maharaja. Okay, and कितने लोग जानते हैं मैसूर is the heritage capital of India. ओके, हेरिटेज कैपिटल ऑफ इंडिया। उसके बाजू में और एक सिटी है, शहर है, जहाँ से हम आते हैं। ट्रैफिक का प्रॉब्लम है आजकल, और पोल्यूशन, सब दुनिया में जो भी प्रॉब्लम है वो सिटी में है, वो बेंगलोर है। सो बेंगलोर इज़ नोन एज दी टेक्नोलॉजी कैपिटल, AI कैपिटल, और जो भी है मैं उसके बारे में थोड़ा स्टार्टअप कैपिटल, क्वांटम कैपिटल, ये सब कुछ आई थिंक नॉलेज कैपिटल। सो आई थिंक ऐसे बात करते रहूँगा, 2 घंटा लगेगा। सो लेट मी नेक्स्ट स्लाइड। सो इसके बारे में थोड़ा रवि जी ने थोड़ा बहुत ग्लिम्स दिया था हाइफा के बारे में। अभी आज से 5 दिन बाद क्या मनाएंगे हम लोग? इंडिपेंडेंस डे। ये स्टोरी इंडिपेंडेंस डे के दिन याद कीजिए। क्यों, मैं बताता हूँ आपको। नेक्स्ट स्लाइड। ये
ये इतने लोग 23 लोगों को ब्रिटिश से सबसे बड़ा अवार्ड मिला था, रोल ऑफ ऑनर 1918 में, 1918, 107 साल पहले। मेरे बड़े दादाजी इधर, उनके नाम भी है लांस दफेदार रघुनाथ राव बिरजे, मेरा नाम भी है उदय रघुनाथ बिरजे। सो मैंने ये स्टोरी सिर्फ मेरा और मेरे फैमिली के बारे में नहीं है, इन लोगों का और मैसूर महाराजा का, और बाकी लोग सब, बहुत लोग सब उधर इसराइल और यूरोप में जाके युद्ध लड़ के आए, वापस भी आए, उनका स्टोरी थोड़ा बहुत बताऊंगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। आप जब भी तीन मूर्ति जाएंगे, नहीं तो हाइफा जाएंगे, नहीं तो बेंगलोर टीवी टावर के बाजू में जेसी नगर जाएंगे, ये सब मेमोरियल रहेगा। देखिए मेमोरियल में चौथा नाम है मेरा दादाजी का, रघुनाथ राव बिरजे। तीन मूर्ति जाएंगे आप, तीन मूर्ति थोड़ा मुश्किल जगह है वो, क्योंकि बड़ा सर्कल है, लोग दूर से देखते हैं लेकिन नज़दीक जाके नहीं देखते, नज़दीक जाके देखते हैं तो ऐसा है। सबका नाम 23 पीपल नेम इज़ देयर, उधर से राष्ट्रपति भवन भी दिखता है। सो डिप्लोमेटिक सब दिल्ली में सबसे आई वुड से मोस्ट एलिट प्लेस में तीन मूर्ति स्टैचू है। उनके हिस्ट्री बहुत बहुत बड़ा है, लेकिन थोड़ा बहुत ग्लिम्स दूंगा। ये हमारे और एक गुरु जी है डॉक्टर देशमुख करके, वो सीवी रामन इंस्टीट्यूट में काम करते थे, सो उनके साथ मैंने जाके उनको दिखाया था। सो ये स्टैचू तीन मूर्ति का मैसूर महाराजा, जोधपुर महाराजा और ब्रिटिश ने मिल के 100 साल पहले इंस्टॉल किया था। सो मैं हमेशा सबको बोलता हूँ दिल्ली में मेरा झंडा है, मोदी भी नहीं हटा सकता इसको। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो ये थोड़ा बहुत मेरा इंट्रोडक्शन है। मैं इंट्रोडक्शन इसलिए क्योंकि ये सब ये हमारा देश का आई वुड से मामला है, और देश का आई वुड से कंट्रीब्यूशन comes out of this. So I am the only person who is not from the military or whatever, but I have contributed to the defense quite a bit. So पीछे slide. So ये ऊपर वो मेरा दादाजी का फोटो जैसा है, रिप्रेजेंटेटिव जो यूरोप गए थे ना, हाइफा युद्ध में लड़के हुतात्मा हो गए। और ये माय ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर, वो भी मैसूर लैंसर्स में मैसूर महाराजा के नीचे काम किया, और वर्ल्ड वॉर 2 में गए थे, और मैसूर लैंसर्स जब भी इंडियन आर्मी के साथ मर्ज हुए 61st कैवलरी में भी काम किया था। ये थर्ड फोटोग्राफ है मेरा, है वो मैसूर महाराजा के साथ, लेकिन यू कैन से इट रिप्रेजेंट्स माय फादर वाज from almost the lowest, just did a graduation and it became the general manager. General manager is one of the top 4 positions in HAL, Hindustan Aeronautics. So he is the founding member of, आजकल आपको सब पता है, तेजस, LCH, LCA, उनका फाउंडिंग मेंबर था। सो मेरा पिताजी रिटायर होके 20 साल हो गया, ही इज़ वेरी शाई, सो इसलिए मैंने मैसूर महाराजा एक एग्जीबिशन में आए थे तेजस एयरक्राफ्ट के सामने, मैं फोटो लिया। सो दिस इज रिप्रेजेंटिंग माय फादर, सो माय ग्रेट ग्रैंडफादर एंड माय फादर, 3 generations contribution to भारत। ओके, सो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। देखिए आई थिंक ये स्वामी विवेकानंदा और मैसूर महाराजा का कनेक्शन किसी को पता है? हाँ, मैं बात करूंगा, बट ये जो आकाश जी और फैमिली ये काम कर रहे हैं, एक्सपीरियंस, एक जैसा एक्सपीरियंस करवा रहे हैं हमारे, बाय ब्रिंगिंग इन सो मेनी डिस्टिंग्विश्ड स्पीकर्स and giving us the experience of meeting the Maharaja of Bastar yesterday, and also taking us to the beautiful Chitrakoot waterfall. All human knowledge proceeds out of experience. We cannot know anything except by experience. Okay, so ये बहुत powerful है, उनके उसको explain करने के लिए बहुत time लगेगा, लेकिन ये सबसे मैं education और knowledge के लिए सबसे powerful statement मैं बोल सकता हूँ। Next slide. हाँ, ये पिछले previous slide.
आपको पता है मैसूर महाराजा सॉरी स्वामी विवेकानंद शिकागो का स्पीच कोई हाउ मेनी ऑफ यू हर्ड ऑफ शिकागो में स्पीच दिया? सब लोग जानते हैं कि स्वामी विवेकानंद वेंट टू शिकागो, बट डू यू नो हु स्पॉन्सर्ड हिज ट्रिप टू शिकागो? मैसूर महाराजा। मैसूर महाराजा खुद उनका पैसे से ही स्पॉन्सर्ड द ट्रिप टू शिकागो, एंड देयर इज अ लेटर ऑल्सो रिटन। सो जमशेद बैंगलोर देश में सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन कौन सा है? IISc, नंबर 1 साइंस इंस्टीट्यूशन। कौन सेटअप किया? टाटा नहीं है, सिर्फ टाटा नहीं है, टाटा एंड मैसूर महाराजा। और स्वामी विवेकानंदा का इंस्पिरेशन पे टाटा एंड मैसूर महाराजा टुगेदर सेटअप वर्ल्ड्स नंबर 1 इंस्टीट्यूशन, दैट इज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर। हमारे घर के 5 मिनट का रास्ता है हमारा घर से। रोज उनका आई वुड से मैं आई एम इन द शैडोज ऑफ सच अ ग्रेट इंस्टीट्यूशन। सो ये पहला फोटो है स्वामी विवेकानंदा जो व्हेन ही विजिटेड, नीचे वाला, व्हेन ही विजिटेड Mysuru. So when he visited Mysuru, he visited a Anath ashram, and somebody, Sheshadri Iyer was the chief minister, Diwan of Mysore. He saw this Swami Vivekananda speech and he said, इतना महान आदमी इधर मैसूर आया है, महाराजा को मिलना ही चाहिए। So महाराजा को मिलके महाराजा got so much inspiration that he said I will sponsor this trip to Chicago. Next year after that he went to Chicago, and then this is the Chicago का World Peace Religion का photograph. इसमें ये थोड़ा बहुत ये स्क्रीन में दिखता नहीं है लेकिन ये फोटोग्राफ है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो मैं बता रहा था ना आपको 5 दिन में इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे। ये देखिए रवि जी स्टोरी, ये मेरा कहानी नहीं है, ये हिस्ट्री का है। क्या हुआ था 1914 में, 1914 में ब्रिटिश वाले थे हमारे, ओके, द ब्रिटिश वर रूलिंग अस। सो द ब्रिटिश केम टू द महाराजास ऑफ Mysore, Jodhpur and Nizam of Hyderabad and said that we are fighting a very difficult war in Europe. Please send us your best soldiers, and if we win, we will give you independence. ये लिखा है, ये history है. So this is the reason why हमारे सैनिकों ने यूरोप गया था. Okay, so 1914 में मैसूर महाराजा, जोधपुर महाराजा, निजाम ऑफ हैदराबाद agreed to send their personal bodyguards. मोदी जी का एसपीजी पता है, ऐसे लोग थे हमारा दादाजी सब. Personal bodyguards, the personal army of the Maharajas were sent to World War I to fight this war. Okay, World War I जिता दिया हमने ब्रिटिश वालों को. उसके बाद महाराजा सब जाके पूछे इंडिपेंडेंस कहाँ है. ब्रिटिश वाले बोले क्या कौन सा इंडिपेंडेंस, नहीं मिलेगा आपको. सो दे बैकट्रैक्ट एंड सेड दैट इंडिपेंडेंस अभी नहीं मिलेगा. 30 साल बाद इंडिपेंडेंस मिला आपको, हमको. और 31 साल के बाद इसराइल भी सेटअप हुआ. ओके, सो ये सब मैं बोल सकता हूँ कांग्रेस वाले जब ये स्टोरी को छिपा दिया नीचे. इंडिपेंडेंस मूवमेंट स्टार्टेड विद दिस वॉर, जिसके बारे में रवि जी उधर जाके सब रिसर्च करके एक बुक भी लिखा है. ठीक है, नेक्स्ट. ये दिल्ली दरबार का एक फोटोग्राफ है. देखिए हमारा नालवाड़ी कृष्ण राजेंद्र वडियर है ये. सो ये महाराजा लोगों का कहानी कोई भी नहीं बोलते, क्योंकि थोड़ा सा वो लोग सब डरते. आजकल कर्नाटक का चीफ मिनिस्टर बोलते हैं मैंने महाराजा से भी ज़्यादा काम किया. लोग सब हंस रहे हैं आजकल. 2-3 हफ्ते से ये कहानी चल रहा है. ये उधर का सीएम बोल रहा है मैं महाराजा का से भी ज़्यादा काम किया है, उनका बेटा बोल रहा है. सो ऐसे कहानी हम लोग सबको बोलना पड़ेगा. जोधपुर महाराजा, ये सब लोग, बहुत लोग हैं, मैसूर महाराजा और ये सब महाराजा, सब देश का स्टेट्स में many महाराजास वर contributed big time to India. ओके, नेक्स्ट. ये और एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस.
सो शिकागो जाते समय एक शिप में स्वामी विवेकानंदा एंड जमशेदजी टाटा एक शिप में मिले थे। शिप में बात करते करते वो बोल रहे थे, जब भी आई थिंक 1902 में वो बोल रहे थे इंडिया भारत बहुत ही इट्स इन वेरी बैड स्टेट, वी नीड टू डू समथिंग। ओके, सो शिकागो जाने के बाद जमशेदजी टाटा ने एक स्वामी विवेकानंदा का लेटर लिखा था that we need to have a science institute in India because everything is gone. We don't have any innovation, education नहीं है, knowledge सब उधर से आता है। हमारा कपड़े भी लंदन मैनचेस्टर से बन के वापस आ रहा था। आत्मनिर्भरता started with this स्वामी विवेकानंदा एंड मार्च। आजकल के जो मोदी जी बोल रहे हैं आत्मनिर्भरता, जब भी स्वामी विवेकानंदा और महाराजा का विजन पे स्टार्ट हुआ है। So to promote Atmanirbharta, Indian Institute of Science was set up. Okay, so next slide. ये इंडियन हीरोइज्म इन इसराइल कौन लिखा है बुक? इधर के बुक के ऑथर इधर ही है, रवि कुमार अय्यर जी। ओके, मैं बोल रहा था आपको ये सब जो मैं बोल रहा हूँ ये बुक और रवि कुमार अय्यर जी के रिसर्च काम जो किया है उसके डिटेल से मैं बता रहा हूँ। ओके, सो ये सब थोड़ा बहुत फोटोग्राफ्स यूरोप का वर्ल्ड वॉर 1 में। देखिए ये इधर फ्रांस में जब ये हमारे सैनिकों के कैसा वेलकम किया था उधर फ्रांस में। नेक्स्ट स्लाइड। बहाया कितने लोग लोटस टेम्पल देखा है दिल्ली में? जब भी दिल्ली जाएंगे ना लोटस टेम्पल देखिए। मुझे भी पता नहीं था लोटस टेम्पल एक बहाई कम्युनिटी, पारसी जैसा एक कम्युनिटी होता है बहाई करके। सो ऐसे टेम्पल 8 जगह पे है पूरा दुनिया में, ब्राज़ील में और आई थिंक हाइफा इसराइल में, ऑस्ट्रेलिया में और साउथ अमेरिका में 8 जगह है ऐसा। और भी बहुत सुंदर मंदिर बोल सकते हैं, बहाई लोगों का मंदिर है बहाई टेम्पल। ये बहाई का लीडर था अब्दुल बहा, हाइफा में था इसराइल। सो जब भी वर्ल्ड वॉर 1 हो रहा था जर्मन वाले उनको दे हैड सेंटेंस्ड हिम टू डेथ, उसको मरने का लाइफ इम्प्रिजनमेंट और डेथ सेंटेंस दे दिया था। वहाँ पे मैसूर लैंसर्स और जोधपुर लैंसर्स के सैनिकों थे। ब्रिटिश वाले ने जाके मैसूर लैंसर्स वालों को बोला ये अब्दुल बहा को रेस्क्यू करो, नहीं तो ये युद्ध बहुत बड़ा हो जाएगा और आप ब्रिटिश वाले हार जाएंगे। मैसूर लैंसर्स वाले हाइफा जेल जाके उनको रेस्क्यू किया। उसके बाद ही बहाई रिलीजन केम अप। ओके, नहीं तो बहाई ख़त्म हो जाता। सो ये सब मैसूर महाराजा के आई वुड से कंट्रीब्यूशन ऑफ द मैसूर महाराजा, बिकॉज ये सैनिकों सब मैसूर महाराजा के नीचे काम कर रहे थे। सो बहाई, ये देखिए बहाई जो इंडिया में 5 लाख बहाई लोग हैं, जैसे पारसी लोग पता नहीं कितना है, वो भी छोटा जो स्मॉल कम्युनिटी है। बहाई लोग 5 लाख है, वो उनका सब का मंदिर है लोटस टेम्पल। हमारा कम्युनिटी चल रहा है, ना तो कम्युनिटी वुड हैव डाइड। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। एक छोटा सा वीडियो आपको हमारा मैसूर महाराजा का सैनिकों का थोड़ा ये मिल जाएगा आपको। साउंड भी है ना? साउंड एक मिनट थोड़ा प्रेस। Had captured 1350 prisoners of war. Large number of ammunition and horses were captured. The Nazis liberate Haifa. They also free the leader of the Baha'i faith, condemned to death by the Turks. It was one of the last and greatest cavalry attacks of the First World War. ये पूरा 2 घंटे का वीडियो है, हिस्ट्री चैनल में जाके आप देखिए। जोधपुर और मैसूर लैंसर्स का कहानी है, बहुत ही सुंदर कहानी है। ये सब छिपा दिया था लोगों ने। सो और नेक्स्ट स्लाइड। ये देखिए, मैं
बहुत माइक्रोस्कोप लेके देख रहा था कोई गोरा सैनिक है क्या इसमें, नहीं है। सब हमारे मैसूर और जोधपुर लैंसर्स विक्ट्री मार्च इन हाइफा, दैट इज इसराइल। सो इसराइल का हाइफा लिबरेट नहीं हुआ तो इसराइल नहीं होता। ओके, दिस इज द विक्ट्री मार्च। हमारा दादाजी सब ये इसमें विक्ट्री मार्च में थे, इसलिए उनको रोल ऑफ ऑनर दिया था। ये हाइफा का स्ट्रीट है, आज भी ये स्ट्रीट थोड़ा बहुत ऐसी ही है। रवि जी सब जाके आए। इसके पहले की जो सरदार थी उसमें आपके दादाजी की आवाज है, ब्रिगेडियर जोधा भी हमारा जैसे डिसेंडेंट है। नेक्स्ट स्लाइड, ये देखिए, अभी थोड़ा जल्दी बात करता हूँ मैं। ये आपको वाराणसी को क्या बोलता है? हाँ, बनारस, काशी। IISc के बाद सबसे बड़ा सेकेंड इंस्टीट्यूशन कौन सा है? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। कौन सेटअप किया? फर्स्ट फाउंडर, को फाउंडर वॉज मैसूर महाराजा, को फाउंडर। ठीक है, सो ये फोटोग्राफ है BHU में। फर्स्ट चांसलर ऑफ BHU वॉज मैसूर महाराजा। ऐसा नहीं है कि मैसूर महाराजा सिर्फ कर्नाटका में था और ये मैसूर में था। दिल्ली में 3 मूर्ति सेटअप किया, BHU सेटअप किया, वाराणसी में बहुत कुछ आश्रम भी है उनका, मतलब मठ। So Maharaja of Mysore was the true, I would say, not just Indian, he was the true architect of modern India. ऐसे लोग आपको पता है और किसका नाम लेते हैं लोग? वो नहीं था। IISc कौन सेटअप किया, BHU कौन सेटअप किया, और बहुत लिस्ट है। So please remember that Mysore Maharaja played a key role not just in Mysore, in India. The first electricity for Bangalore was given by Mysore Maharaja. Electric power station was set up by Mysore Maharaja near Mysore. Okay? बहुत कुछ ऐसे स्टोरी है, बहुत टाइम लगेगा। ये और एक विक्ट्री मार्च सितंबर 23, 1918 का। और नेक्स्ट स्लाइड। और एक ये देखिए, इतना इम्पोर्टेंट इवेंट था सितंबर 23, 1918। ये पूरा दुनिया में आजकल सेलिब्रेट करते हैं। ये तो 100th ईयर का सेलिब्रेशन का वीडियो है। साउंड। Created history on horseback. Riding against all odds, they liberated the port town of Haifa from Turkish and German occupation in the Great War. It was one of the greatest cavalry victories of the 20th century. Now, India's horse warriors and keepers of a centuries-old legacy prepare to commemorate that historic victory. Proudly bearing their insignia of the double-headed eagle, the 61st Cavalry Regiment will ride on Haifa Day to honor India's lancers who touched glory 100 years ago. ये 100 साल का स्टोरी है, लेकिन आज अभी 2025 107 ईयर्स हो गया ये जीत के। ओके, सो ये जो, हाँ, ये देखिए, अभी हाइफा का मेमोरियल है। इधर कौन है वो पिंक शर्ट में? ये हाइफा इसराइल का है, पिंक शर्ट में। हाँ, रवि कुमार अय्यर जी, ब्रिगेडियर जोधा जी, मोदी जी, सब लोग जाके उधर हमारा दादाजी और सबका मेमोरियल में ऑनर करके आया। ओके, दिल्ली में 3 मूर्ति। जब भी नेतन्याहू नेक्स्ट ईयर आए तो ये वो पिछले जो फोटो स्लाइड था, पहले जो स्लाइड था 2017 का है, ये 2018 का है। जब भी इसराइल का प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू आया था, पहले 3 मूर्ति जाके उधर थोड़ा हमारे मार्टियर्स को रेस्पेक्ट दे के बाद में उनका जर्नी चालू किया। देखिए,
और ये बैंगलोर का है, बैंगलोर मेकरी सर्कल, आपको पता है टीवी टावर के बाजू में, और एक बहुत ही सुंदर मेमोरियल है। हम उधर थोड़ा बहुत मैसूर लांसर्स का स्टोरी, जैसे घोड़े सब, आर्मी का घोड़े सब लेके मैसूर लांसर्स का स्टोरी करते हैं। ओके, इसराइल में हमारा देश के बारे में स्टैंप है, हमारा इंडिया में नहीं है। क्यों? किसके जिम्मेदारी है स्टैंप रिलीज करने का? ये देखिए, इसराइल का स्टैंप है। जब ये 100 साल कंप्लीट हुआ था वो युद्ध का, इसराइल रिलीज द स्टैंप ऑफ दिस लांसर्स। वो देखिए, हमारा देश का आई वुड से प्राइड, बट हमारा देश में नहीं है। अभी हम लोग उसका जिम्मेदारी लेके थोड़ा बहुत ट्राई कर रहे हैं इस सब करने के लिए। ये और एक हाइफा सिटी में और एक थोड़ा फोटोग्राफ। नेक्स्ट, इसराइल के बच्चे लोग इसके बारे में पढ़ते हैं, लेकिन हमारे बच्चे नहीं हैं। हमारे बच्चे पढ़ते हैं टिप्पू सुल्तान, अकबर, सब उसके बारे में। हमने ये रवि जी के मदद से 3 साल पहले चैप्टर कर्नाटका चिल्ड्रन स्कूल का चैप्टर में इंक्लूड किया था। देखिए इसमें चैप्टर ऑफ मैसूर लांसर्स एंड कर्नाटका। अभी हमारे आप सबका सपोर्ट से पूरा देश में आएंगे ये स्टोरी, CBSE और NCERT में डालेंगे, ठीक है। और एक अडानी सुबह से मैं सिर्फ नेगेटिव सुनता हूँ। अडानी जी ने हाइफा पोर्ट लेके उसको मॉडर्नाइज कर रहा है। एक 8,000 करोड़ का प्रोजेक्ट हाइफा पोर्ट, 8,000 करोड़। ये देखिए, अडानी जी ने एक मैसेज भेजा, डिलाइटफुल टू विन द टेंडर पोर्ट ऑफ हाइफा इसराइल विथ आवर पार्टनर गैडॉट, immense strategic and historical significance for both nations, proud to be in Haifa, where Indians led in 1918 one of the greatest cavalry charges in military history। और क्या चाहिए आपको? इतना स्टोरी आपको पता था कि नहीं? किसी को भी पता, मुझे भी पता नहीं था इनका इतना सब डिटेल्स। नेक्स्ट, और ये हाइफा बहुत ही स्ट्रेटेजिक है। अभी एक ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है, वो हाइफा पोर्ट के थ्रू जाता है। सुएज कैनाल पता है आपको? सुएज कैनाल जैसे ही हाइफा पोर्ट एक जैसा स्ट्रैटेजिक पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। मुंबई से वो आई थिंक फ्रांस, वो एक रूट हो जाएगा ट्रेड के लिए। नेक्स्ट 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 स्लाइड। ये और एक देखिए, 2017 मोदी जी गया था इसराइल, जब से हम सितंबर 23 को हाइफा डे मना रहे हैं। बड़े बड़े लोग आते हैं, सब बड़े आर्मी जनरल्स आते हैं, मैसूर महाराजा आते हैं, चीफ मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, सब बड़े बड़े लोग आते हैं। ये महाराजा आया था, महाराजा का फैमिली वाले, आर्मी वाले। नेक्स्ट स्लाइड। ये देखिए, रवि जी है, ये पिछले साल का था 106, अभी 107th हाइफा डे होगा अभी, ठीक है। ये सब नेक्स्ट स्लाइड। बहुत ही बड़ा कार्यक्रम है, 1000 के ऊपर लोग आते हैं, बड़े बड़े लोग आके हमारे वो जो हुतात्मा हुआ है, मार्टेड हुआ है, उनके सल्यूट करके जाते हैं वो दिन। ओके, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में किया था लास्ट टाइम। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। सीवी रामन के बारे में रवि जी ऑलरेडी बताया था। सीवी रामन कौन था? नोबेल लॉरेट। सिर्फ नोबेल लॉरेट नहीं था, वो मैसूर महाराजा का साइंटिफिक एडवाइजर था। साइंटिफिक एडवाइजर, जैसे अजीत डोवल डिफेंस एडवाइजर है प्राइम मिनिस्टर के लिए, ऐसा महाराजा के लिए साइंटिफिक एडवाइजर था। उसके बाद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस का पहला डायरेक्टर था सीवी रामन। मैंने 2 महीने पहले एक विवेकानंदा रामकृष्ण आश्रम बसवनगुड़ी में एक बच्चों के लिए बड़ा एक गैदरिंग था, बच्चों के लिए एक टॉक दिया था, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मैसूर लांसर्स के बारे में। बच्चों को मैंने पूछा था, आपको साइंटिस्ट बोला तो किसका याद आएगा? मैं बच्चों को पूछा, सब अच्छे बड़े स्कूल में पढ़ते हैं,
साइंटिस्ट में तीन साइंटिस्ट का नाम दो, मैंने पूछा एक क्वेश्चन, वो बोला अल्बर्ट आइंस्टाइन, थॉमस अल्वा एडिसन और कोई इंग्लिश वालों का नाम। सीवी रामन का नाम क्यों नहीं लेते? अब्दुल कलाम का नाम क्यों नहीं लेते? राजा रामन्ना के बारे में क्यों नहीं बोलते? हमारा जितना ब्रेन वॉशिंग हुआ है 70 साल में किसी देश में नहीं हुआ। ऐसा नहीं है कि अल्बर्ट आइंस्टाइन बड़ा नहीं, बहुत बड़े साइंटिस्ट है, लेकिन हमारा बच्चे, हम लोग हमारे साइंटिस्ट के बारे में पहले रिकॉल आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट बीएचयू के बारे में, अभी आईआईटी हो गया वो बीएचयू आईआईटी। देखिए पहला कन्वोकेशन दिया था मैसूर महाराजा, पहला चांसलर था मैसूर महाराजा। जब भी आप वाराणसी जाएंगे इसके बारे में सोचिए, इसके बारे में बात कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट मैसूर महाराजा का इतना कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, बिहार में भी वो वाटर सप्लाई का वो जो पॉलिसी है सब हमारा मैसूर महाराजा का विजन ही है। नेशनल इंजीनियर्स डे, इंजीनियर लोग है कि कोई इधर? कितने लोग इंजीनियर है? हाँ, नेशनल इंजीनियर्स डे कौन सा डे है? हाँ, क्यों 14th? हाँ, बर्थडे ऑफ सर एम विश्वेश्वरैया। सर एम विश्वेश्वरैया कौन था? मैसूर महाराजा का चीफ मिनिस्टर। मैसूर महाराजा वाज, लेट्स से यू कैन थिंक ही इज द प्रेसिडेंट, चीफ मिनिस्टर अपॉइंट किया। ऐसा बड़ा लोग, विजन। नेशनल साइंस डे, नेशनल इंजीनियर्स डे, नेशनल साइंस डे, कितने लोग साइंस ग्रेजुएट्स है? हाँ, बीएससी एमएससी। नेशनल साइंस डे कौन सा है? हाँ, सीवी रामन के वो डिस्कवरी पे जो दिन है फरवरी, हाँ 28 फरवरी, सीवी रामन ने वो उसको हाँ रामन इफेक्ट जो डिस्कवर किया था, वो दिन नेशनल साइंस डे। मैसूर महाराजा का कनेक्शन है कि नहीं? हाँ, सीवी रामन इंस्टीट्यूट एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ दोनों वाज सेट अप बाय मैसूर महाराजा, वर्ल्ड फेमस इंस्टीट्यूशंस दोनों। नेक्स्ट, एआई के बारे में सब लोग जानते हैं। हाँ, आजकल ऑटो रिक्शा ड्राइवर से लेके मुकेश अंबानी तक सिर्फ एआई बात करता है। एआई कुछ नया नहीं है, बहुत साल से एआई हमारा जेब में है, फ़ोन पे है, सब फ़ोन पे। फेसबुक कितने लोग फेसबुक यूज़ करते हैं? हाँ, फेसबुक कब से चालू हुआ? 10 साल हो गया। हाँ, 10 साल 20 मुझे याद है 2013 और 2012 ऐसा फेसबुक सेटअप हुआ था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ किया। ऐसा कुछ नया कुछ नहीं है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, नया है एस्पिरेशनल इन इंडिया। सब लोग बड़ा होना चाहते हैं, एस्पिरेशनल इंडिया। फ्रॉम ए ऑटो रिक्शा ड्राइवर, पुअर फार्मर टू मुकेश अंबानी, एवरीबडी वांट्स टू बिकम बिग। ये हमारा अमृत काल है, अमृत काल बोलते हैं ना उसका। एस्पिरेशनल, सबका एस्पिरेशन बढ़ गया, सबको कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, भारत को कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं, सब बड़े लोग होना चाहते हैं, सबको कार खरीदना है, सबको बड़ा बंगला बनाना है। एस्पिरेशनल इंडिया। एआई का मतलब सोचिए, सिर्फ एआई नहीं है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, एस्पिरेशनल इंडिया। नेक्स्ट स्लाइड। ये मोदी जी का, हम मोदी जी का कमेटी में है, जीपीआई करके, जीपीआई ग्लोबल प्लेटफॉर्म फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये 2023, सिर्फ एक साल का थोड़ा पुराना है, 2023 का स्पीच है। तो इसमें आपको पता चल जाएगा एआई क्या क्या किस में यूज़ कर सकते हैं। 1 मिनट का स्पीच है, वॉल्यूम देके प्ले कीजिए, हिंदी का है। क्या हो गया? प्लेड नो? उस स्लाइड पे जाके प्लेट किए, नेक्स्ट स्लाइड करके वापस आए। हाँ, नहीं हो रहा, नेक्स्ट, पीछे पीछे जाइए। हाँ, अभी प्ले कीजिए,
नहीं, प्ले कीजिए उधर जाके। हाँ, उधर इधर। हाँ। डिजिटल सर्विसेज कैसे उपलब्ध कराई जा सकती हैं, इस बारे में भी सोचें। जो भाषा अब नहीं बोली जाती, उसे एआई की मदद से कैसे रिवाइव किया जा सकता है, इस पर भी काम करें। संस्कृत भाषा का नॉलेज बेस और लिटरेचर बहुत समृद्ध है, उसे एआई की मदद से कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, इस पर भी सोचें। एआई की मदद से वैदिक मैथमेटिक्स के मिसिंग वॉल्यूम्स को क्या फिर से जोड़ा जा सकता है, इस बारे में भी प्रयास किया जाना चाहिए। फ्रेंड्स, मुझे विश्वास है कि ये समिट आइडियाज एक्सचेंज करने का बेहतरीन अवसर उपलब्ध कराएगी। मैं चाहता हूं आप सोचिए, ये मैसेज मेरे तरफ से आ रहा है आपको। एआई के मदद से कुछ भी कर सकते हैं। और एक एग्जांपल में मैं लाइक वीडियो लाया हूँ, क्योंकि एआई के बारे में बात करने के लिए दो तीन दिन का वर्कशॉप करना पड़ेगा। क्योंकि नेक्स्ट देखिए, हमारा देश चल रहा है तीन पिलर्स पे टेक्नोलॉजी, मतलब सेमीकंडक्टर, क्वांटम और एआई। पूरा टेक्नोलॉजी अभी आज ये किधर से, चाइना से बना होगा ये स्पीकर। ये यू विल बी सरप्राइज इफ इट इज मेड इन इंडिया। ये चाइना में बनाया हुआ। सो वी कैन मेक दिस इन इंडिया विथ द सेमीकंडक्टर मिशन इफ वी गेट द चिप्स मैन्युफैक्चर्ड हियर। इसके ऊपर सब काम चल रहा है। सो क्वांटम एआई मिशन के लिए 8,000 करोड़, क्वांटम मिशन के लिए 7,000 करोड़ और सेमीकंडक्टर मिशन के लिए 40,000 करोड़ गवर्नमेंट ने दिया है। उसके ऊपर काम चल रहा है। सब हमारा देश में ही बन रहा है। ठीक है, नेक्स्ट। ये एक्सपीरियंस किया है किसी ने? हाँ, सिर्फ हमारा देश में ऐसा होता है। हाँ, और किसी चर्च में और किसी मॉस्क में, दरगाह में ऐसा नहीं होता है। ये सब एआई के टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके यूपीआई सब बना है। भगवान को कुछ एक्सक्यूज नहीं दे सकते। 5 दक्षिणा चेंज नहीं करके वो आप बाहर नहीं जा सकते। हाँ, हमेशा लोग सब बोलते हैं चेंज नहीं है, चलो जल्दी। हाँ, अभी भगवान ने यूपीआई कोड भी लगा दिया। नो एक्सक्यूज, अभी डोनेशन करना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, ऐसे सिर्फ हमारा देश में। सो ये एक एग्जाम्पल जो मोदी जी ने बताया, इसका थोड़ा छोटा सा एग्जाम्पल आप सब इंस्पायर हो सकते हैं और हम काम कर रहे हैं भी इसके बारे में। थोड़ा टेक्नोलॉजी ज़्यादा डिटेल नहीं दे सकता हूँ, लेकिन उसका एक एग्जाम्पल दे सकता हूँ। कितने लोग कोणार्क सन टेम्पल देखा है? हाँ, इसका हिस्ट्री देखिए इसमें। तो सर वॉल्यूम देखें और प्ले कीजिए। देखिए, ये वीडियो सिर्फ 1 घंटा में बना है। मेरा दोस्त का कंपनी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सिर्फ 1 घंटा में।
हमारे पहले 800 साल पुराने का इंजीनियर का काम देखिए कैसे है। आजकल एक छोटा सा रोड नहीं बना सकते, अच्छा सा रोड 1 साल में पूरा टूट जाता है। देखिए जैसा हाथी घोड़े सब इस्तेमाल करके इतना बड़ा मंदिर बनाइए। सिर्फ एक, ऐसे कितना है, हजारों है हमारा देश में। बच्चों को ऐसे वीडियो लो, वीडियो ऐसे ट्रांसलेशन, लैंग्वेज ट्रांसलेशन सब करके बच्चों को सिखाना पड़ेगा। ये जिम्मेदारी सिर्फ मेरा नहीं है, आप सब लोगों का है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मोदी जी खुद इन्वॉल्व है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट, बस AI फॉर ऑल मतलब AI सबको मिलेगा। AI सिर्फ हमारा जैसे इंजीनियर और टेक्नोलॉजिस्ट के नहीं है। AI हमारा थीम है AI फॉर ऑल, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सबको बेनिफिट होना चाहिए। रिक्शा ड्राइवर और एक किसान और मुकेश अंबानी तक, नहीं तो ऑफ कोर्स ट्रम्प तो आजकल कोई किसी को सुनता नहीं है उनका बात, उस तक जाएगा ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, नेक्स्ट। थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू। जय हिंद, जय कर्नाटका, मैसूर महाराजा की। थैंक यू। Everybody please put your hands together for such knowledge sharing. और मैसूर रियासत की बात कहें, सर वांट टू से समथिंग? या वो इंडियन हीरोइज्म सर देंगे मराठी। सर थैंक यू सो वेरी मच। और मैं सम्मान के लिए आकाश जी, सीमा जी को मंच पे आमंत्रित करना चाहूँगा। एक बार फिर से ज़ोरदार तालियां हो उदय रघुनाथ बिरजे जी के लिए, जिनकी ये एक नई उम्मीद और कहीं ना कहीं एक इतिहास रहा है। 3 पीढ़ियों का जो भरोसा है उन, इसलिए स्पेशली एक बार और हम चाहेंगे ज़ोरदार तालियां हो। और पूरा जीवन देश हित में, देश की उन्नति के लिए अगर लगा रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये एक बेहतरीन उम्मीद होती है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। मूविंग ऑन फॉर नेक्स्ट, हमारे बीच अगले स्पीकर के तौर पे हम बुलाना चाहेंगे। और हम अभी जब ये सत्र देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी जो जिज्ञासाएं हैं, हमारी जो जानने समझने की जो ललक है, जो हमें लाइव एंड एक्सक्लूसिव यूट्यूब पे लाइव देख रहे हैं दिस संवाद के माध्यम से, उनका भी हम बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं। ये आयोजन निश्चित तौर पे एक सेतु है, एक ब्रिज है, जहाँ ना सिर्फ भाषा, संस्कृति और बेहतरीन आने वाले समय की अभिव्यंजना की जा रही है। आगे बढ़ते हैं, हमारे बीच में हमारे छत्तीसगढ़ से एक ऐसे प्रखर वक्ता को बुलाना चाहूँगा जिन्होंने अपना जीवन वास्तविकता के लिए दिया है। मैं बिल्कुल निश्चित तौर पे कहना चाहूँगा मोहम्मद फैज़ खान, जो ना केवल राष्ट्रीय गौ सेवक हैं, गौ कथा करते हैं, राष्ट्रीय एकता के लिए जिन्होंने अपना जीवन समर्पित किया है, और पूरे भारत की विशाल पदयात्रा अकेले इन्होंने चल के मतलब सोचिए, साइंटिफिक अगर हम बात करें, चलना जीवन के लिए ज़रूरी है, लेकिन चलकर पूरे भारत को जिन्होंने जोड़ा है, मोहम्मद फैज़ खान को हम आमंत्रित करना चाहेंगे राष्ट्रीय एकता के सूत्रपात के साथ, जो राष्ट्रीय एकता नेशनल इंटीग्रेशन पे आप सबसे बातचीत करेंगे। सोचिए, कहने को अगर हम बात करें, यहाँ पे हम भाषा, जाति, संस्कृति या कौम पे नहीं जाते हैं, लेकिन जब सच्चाई कहने की बात आती है तो फैज़ भाई पीछे नहीं हटते। एवरीबॉडी प्लीज 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 पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर मोहम्मद फैज़ खान, प्लीज रन ऑन द डाइस। और मैं आकाश जी, सीमा जी से निवेदन करूंगा एक प्यारे से पुष्पगुच्छ के साथ आपका अभिवादन करें, स्वागत करें। ये शुरुआत कहीं ना कहीं जीवन जागृति और नेशनल इंटीग्रेशन के लिए, वननेस के लिए बहुत कारगर होगा। मोहम्मद फैज़ खान सर, वेलकम। मुझे खुशी है कि मैं रायपुर वाले को दिल्ली से खोज के लाया हूँ। क्या बात है। वो रायपुर और दिल्ली से ज़्यादा भारत वाले हैं, तो सबसे बड़ी अच्छी खुशी की बात है। बिल्कुल, तो चलिए, बड़ी ही बेबाकी के साथ मगर सच्चाई कहते हैं और अपनी अंदाज़े बयां के साथ जो ये खूबसूरती है, ये खूबसूरत से आलम को बना देते हैं। मोहम्मद फैज़ खान, स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा मंच संचालन कर रहे हैं आप, इनके लिए ताली बजाइए एक बार जोरदार।
क्योंकि मैं मंच संचालन का ट्रेनर भी हूँ और खुद भी मंच संचालक हूँ, इसलिए मैंने इस बात को बड़ा ध्यान दिया। भगवान आपको खूब उन्नति दे। माँ शब्द कहेंगे, दोनों हाथ उठा के, माँ। माँ, माँ, माँ। बोलिए गौ माता की, बोलिए गंगा माता की, बोलिए कावेरी माता की, बोलिए कृष्णा माता की, बोलिए इंद्रावती माता की, बोलिए गोदावरी माता की, बोलिए खारून माता की, बोलिए अम्बे माता की, बोलिए दंतेश्वरी माता की, बोलो बोलो भारत माता की। सिंधु माता की भी जय, और रावी सतलज झेलम चेनाब व्यास माता की भी जय, ब्रह्मपुत्र माता की भी जय, और नर्मदा माता की भी। जोर से बोलिए। देखिए, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रतिमम कथा प्रसंगा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने जब नवधा भक्ति का आशीर्वाद दिया तो फिर पहली भक्ति क्या कही शबरी को, कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रतिमम कथा प्रसंग। यानी भगवान की कथा का नंबर भी दूसरा है और पहले नंबर पर संत का संग है। क्योंकि मैं गुरुजी को सुन रहा था, रवि जी को, तो मुझे लगा सचमुच में भगवान ने ऐसा क्यों आशीर्वाद दिया होगा कि पहले संतों का संग करो, संतों से ही मेरी कथा सुनने मिलेगी। तो जब गुरुदेव को मैंने सुना तो इस बात का मुझे विश्वास हो गया। गुरुदेव के लिए जोरदार ताली आप बजा दीजिए, क्योंकि इन्होंने जो ज्ञान की बातें बताई हैं हम जैसे लोगों के लिए वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि लगातार टीवी डिबेट में हम बोलते रहते हैं और ये सारी चीज़ें सर काम आती हैं। तो लगातार चूंकि हम टीवी डिबेट में बैठते हैं तो सुधांशु त्रिवेदी जी लगातार साथ में हमारे रहते हैं और उनसे बहुत कुछ स्टाइल और तत्व एसेंस सीखने को मिलता है, कैसे तर्क रखें, तथ्य रखें। और जो सारे तथ्य आपने बताए हैं वो सारे तथ्य बहुत काम आने वाले हैं। क्योंकि एक लॉबी है जो लगातार भारत और भारतीय संस्कृति को दबाने में लगी रहती है। मैं लगातार एक फैक्ट बोलता था, आपने एक फैक्ट और दे दिया कि स्पीड ऑफ लाइट का जिक्र जो है वो वेदों में है। अध्ययन हम लगातार करते रहते हैं, लेकिन आप जैसे गुरुओं के माध्यम से वो चीज़ें रिफ्रेश हो जाती है और कई सारी नई चीज़ें पता चलती है। तो ये हमारा सौभाग्य है निश्चित रूप से यहाँ पर आकर। मैं पढ़ रहा था आर्किमिडीज़ एक हुआ, आर्किमिडीज़ सिसिली में, वो इटली के नीचे एक छोटा सा द्वीप है, आप देखिएगा। तो वहाँ पर सिसिली में सिराक्यूज़ एक जगह है, वहाँ आर्किमिडीज़ हुआ। मोटा मोटा उसका जो मान है 22/7 उसने पाई का मान दिया है। तो जो उसका उत्तर आता है 3.1428 आता है यदि आप देखें तो। और उसके बीच में कहीं कुछ उसने बताया है। लेकिन देखिए, हमारे आर्यभट्ट जी ने, जो यूनिवर्सिटी ऑफ नालंदा के स्कॉलर थे, उन्होंने कितना एक्यूरेट मान दिया। चतुराधिकम शतमष्ट गुणम द्वाषष्टिस्तता सहस्राणाम अयुद्वयस विषकंभ से आसन्नो वृत्त परिणाम। चतुराधिकम शतमष्ट गुणम यानी 100 में 4 जोड़ें तो 104, उसको 8 से गुणा करें तो 832, उसमें 62,000 जोड़ें तो 62,832 ऐसे वृत्त की परिधि है जिसका व्यास 20,000 है। तो 62,832 भागित 20,000 यदि आप करें तो उत्तर आता है 3.1416, जो कि पाई का एक्यूरेसी के लगभग नजदीक मान है। जैसा कि गुरुदेव ने बताया कि लाइट की स्पीड का लगभग एक्यूरेट मान हमारे वेदों में पहले, जो आज आधुनिक काल खोज रहा है वो हमारे वेदों में पहले से है। और अभी जो, हालांकि पाई का एक्यूरेट मान कोई नहीं निकाल सकता सर, लेकिन बहुत एक्यूरेसी नजदीक से जो दिया है वो आर्यभट्ट ने दिया। कुछ आप कहना चाह रहे हैं, जरूर कहेंगे सर, क्योंकि आप गुरुजी हैं। वेद में नहीं लिखा है, वेद के ऊपर साइनाचार्य ने 4वीं शताब्दी कमेंट्री की है। कमेंट्री करते समय 4वीं शताब्दी में जो लिखा था वो बताया। देखिए, वेद के ऊपर कमेंट्री करते हुए साइनाचार्य जी ने जो लिखा था और 4वीं सदी में लिखा था, तो ये मान के चलिए यानी कि लगभग आज से 1600 साल पहले। इससे एक बार बताता हूँ जी, साइनाचार्य 14वीं शताब्दी के थे। 14वीं शताब्दी के हैं। लेकिन उन्होंने संदर्भ ग्रंथ निकाला सूर्य सिद्धांत जो 4वीं शताब्दी का था, उसमें
दूसरे स्पीड ऑफ लाइट लिखा है, वेद ने उल्लेख किया है कि गति से जाता है, फिर उसका गति 4वीं शताब्दी में कहा, और फिर दोबारा उन्होंने वेद का विश्लेषण करते समय साइनाचार्य 14वीं शताब्दी में 4वीं शताब्दी का पुस्तक का ग्रंथ ठीक, नहीं तो गलती से हम बोलते कि वेद में लिखा है तो तुम पकड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत अच्छा किया, क्योंकि ये सारी बातें रिकॉर्ड होती हैं, और जब हम कोई चीज कहते हैं तो रेफरेंस से बोलना चाहिए, तो विद रेफरेंस गुरुजी ने बताया। कहने का ये मतलब है हमारे पास ज्ञान विज्ञान की प्रारंभ से कोई कमी नहीं रही है, और नो डाउट इन सब के स्रोत भारतीय ग्रंथों में मिलते हैं, और प्राचीनतम भारतीय ग्रंथ वेद है, चाहे ऋग्वेद हो, अथर्ववेद हो, सामवेद हो, यजुर्वेद हो। ये मूल रिटर्न में हमारे पास है, भारतीय धर्मशास्त्रों में सारी बात मिलती है। जैसे 5 तत्व बताए गए हैं, 5 तत्व कौन कौन से होते हैं? धरती, अग्नि, वायु और जल और आकाश। अच्छा, आप मुझे बता सकते हैं कि एक ऐसा तत्व जो रहेगा ही रहेगा, जैसा कि मैं आपको यदि एक कप है क्या, या कुछ वो कटोरा दीजिए सर, जरा कटोरी दीजिए। जैसे मैं कहूं कि भाई इसमें क्या है, इसमें क्या है? इसके अंदर क्या है? 2 तत्व हैं इसमें फिलहाल तो। कौन कौन सा? वायु है और आकाश है। अब इसको निर्वात कर दें, अगर हम वैक्यूम कर दें, वायु भी निकाल दें, इसको पैक कर दें, फिर भी इसमें क्या रहेगा? एक ऐसा तत्व जो रहेगा ही रहेगा। अग्नि एक बार रहे ना रहे, वायु रहे ना रहे, धरती तत्व रहे ना रहे, एक ऐसा तत्व जो सदा रहेगा, उस तत्व का नाम है। तो इनके लिए ताली बजाओ ना, क्योंकि सारे तत्व को बेस तो आकाश ही देता है। अंदर भी क्या है हमारे? आकाश। भाई हार्ट हमारा है शरीर में, तो वो भी क्या घेर रहा है? स्पेस घेर रहा है। और हम भी क्या घेर रहे हैं? स्पेस घेर रहे हैं। हमारे अंदर क्या है? स्पेस है। बाहर क्या है? स्पेस है। आकाश इज नॉट स्काई, आकाश इज स्पेस, स्थान। तो भैया ऐसे आकाश भैया ने इतना सुंदर आयोजन किया है, लेकिन आकाश असीमित होता है और अति हर चीज की बुरी होती है, इसलिए भगवान ने साथ में, तो दोनों के लिए ताली बजा दो। इसके लिए जोरदार ताली बजनी चाहिए इस बात के लिए। देखिए, क्योंकि भले कितनी भी कीमत के मोती हों, अलग अलग हों, वो अलग बात है, लेकिन जब उनको पिरोकर एक धागे में सुंदर माला बना दी जाती है, तो वो धागे का काम आज हमारे आकाश भैया और सीमा दीदी ने किया है। अलग अलग मोतियों को यहाँ पर जोड़ा है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और अब ये हमारी बेटी, मैं तो ये तो ऐसा लग रहा है मैं इसको गोद लेके ले जाऊं, लेकिन ले जा नहीं सकता। लेकिन ऐसी बेटियों को देखकर कभी मन करता है कि एक परंपरा में, अभी तो हमने विवाह नहीं किया, कभी लगता है कि भाई हमारी भी एक ऐसी बेटी होनी चाहिए, तो यही हमारी बेटी हो गई है, मान के चलिए। तो बहरहाल कुछ विषय पर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, भाषाओं की बात हो रही थी, क्योंकि गुरुदेव ने काफ़ी सारी चीज़ें बताई, अन्य लोगों ने बताया। कुछ मैं एक चीज़, 2 चीज़ और जोड़ना चाहूँगा। जैसे आपने आकाशवाणी शब्द सुना होगा, आकाशवाणी। ऑल इंडिया रेडियो को आकाशवाणी कहते हैं। इसको जो आकाशवाणी नाम दिया, M.V. गोपाल स्वामी जी ने दिया था। 1936 में उन्होंने अपने रेडियो का नाम आकाशवाणी रखा था। मैसूर के थे वो भी। और इसका एक श्रेय गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जी को भी जाता है कि पहली बार उन्होंने आकाशवाणी शब्द का प्रयोग किया था। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर को प्रणाम है, क्योंकि आकाशवाणी में कर्नाटक के अधिक नज़दीक इसलिए मानता हूँ इस शब्द को, क्योंकि मैं पूरा देश पैदल चला और कर्नाटक भी पैदल चला, और कर्नाटक में लगभग मेरे चामराजनगर से लेकर गुलबर्गा तक सब जगह लेक्चर हुए हैं। तो मैंने देखा वहाँ जो बड़े बड़े समाचार पत्र हैं, सब में वाणी शब्द जुड़ा हुआ है ना। तो प्रजावाणी या उदयवाणी,
या फिर तो आकाशवाणी शब्द अधिक नजदीक वहीं से निकला हुआ मुझे कर्नाटक से लगता है। और शास्त्रीय संगीत जो ऑफिशियल हमारा, लोकगीत भी हमारा है और अभी जो वेस्टर्न आ गया है वो भी हमारा है, लेकिन हमारा जो ऑफिशियल गायन जो होता है वो शास्त्रीय गायन होता है, क्लासिकल हमारा जो गीत होता है। आपको प्रणाम है, आप क्लासिकल भी गाती हैं क्या? कोई बात नहीं, लोकगीत गाती हैं, अच्छी बात है, फोक गाती हैं, अच्छी बात है, लेकिन क्लासिकल फॉर्म से ही सब कुछ नहीं। और क्लासिकल की दो ही शैली है भारत में, एक हिंदुस्तानी शैली और दूसरी कर्नाटक शैली। तो यह भी एक बड़ी बात है। और मैं बारंबार कित्तूर रानी चेन्नम्मा को प्रणाम करता रहा हूं, आगे भी करता रहूंगा। उनसे लेकर, उनके पहले से लेकर मेजर संदीप उन्नीकृष्णन तक कर्नाटक की भूमि के लाल रहे हैं। हालांकि जन्म उनका केरल में हुआ, लेकिन कर्नाटक ही उनकी कर्मभूमि रही और शहादत उनको मिली मुंबई में। जब बात हो रही थी कि भाई कि सभी भाषाएं एक है और हम सब अलग अलग राज्यों में जाकर, रजनीकांत से लेकर तमाम लोगों ने कैसा काम किया और देश की एकता अखंडता में योगदान दिया, तो उसमें एक बड़ा नाम मेजर संदीप उन्नीकृष्णन जी का होगा, क्योंकि केरल में जन्म लेकर कर्नाटक को अपनी कर्मभूमि बनाकर मुंबई में वो शहीद होते हैं भारत माता के लिए। तो मेजर संदीप उन्नीकृष्णन जी को मैं प्रणाम करना चाहूँगा। आपको पता है अभी बताया गया इंजीनियर्स डे डॉक्टर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया जी के नाम पर मनाया जाता है, लेकिन भारत की राजनीति भी देखिए बड़ी अजीब है या प्यारी है। कौन डॉक्टर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया जी का नाम शुद्ध रूप से ले सकता है, इस पर भी एक बड़ी लड़ाई इस देश में चल रही थी। हंसी मजाक व्यंग में आपने मोदी जी से सुना होगा कि भाई वो अमुक नेता डॉक्टर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया जी का नाम 2 बार बोलकर बताएं या 3 बार बोलकर बताएं। बहरहाल हम में से यहाँ सभी लोग कम से कम ऐसे हैं जो डॉक्टर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया जी का नाम अच्छे से ले सकते हैं। और अच्छे से इसलिए ले सकते हैं क्योंकि हम सबका बेस जो है ना आकाश भैया, हम लोग का बेस संस्कृत है। असल में भारत की सभी भाषा और विश्व की सभी भाषाओं का बेस संस्कृत है, इसलिए हम कुछ भी बोल सकते हैं। यदि विश्व की अन्य भाषाएं संस्कृत से अलग होती तो वो भी सभी चीजें बोल, क्योंकि हमारे पास ता भी है, ठा भी है, सा भी है, शा भी है, लेकिन ब्रिटिशर्स के पास टी है तो वो ता नहीं बोल सकते। अब गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर अंग्रेजों से अच्छी अंग्रेजी बोलते थे, अंग्रेज लोग उनके पास अंग्रेजी सुधरवाने आते थे, क्योंकि हमारे पास मूल क्या था? संस्कृत। तो हम दुनिया का हर उच्चारण कर सकते हैं। आपको पता है अभी मैं प्रियंका चोपड़ा की 1-2 क्लिप देख रहा था इंग्लिश की, वो ऐसे एक्सेंट में बोल रही थी कि अंग्रेज फेल हो जाए उसके सामने। क्यों? क्योंकि हमारी सभी भाषाओं का मूल क्या है? संस्कृत है। तो हम दुनिया की हर भाषा का उसी के हिसाब से उच्चारण कर सकते हैं। आप मारवाड़ी और गुजरातियों को देखिए, जब ये मारवाड़ी गुजराती तमिलनाडु में भी जाते हैं और अफ्रीका में सारे गुजराती बसे हुए, वहां की अफ्रीकन भाषा या तमिल भाषा या तेलुगु भाषा इतने फ्लुएंसी से बोलते हैं 1 साल बस वो रह ले। क्यों? क्योंकि हमारी सभी भाषाओं का मूल क्या है? संस्कृत है। और दीदी मैं आपको बताऊं, मैंने जो पाया है, किसी की मुंह देखी बात नहीं कर रहा हूं, संस्कृत के सबसे नजदीक की भाषा पूरी दुनिया में मुझे कन्नड़ लगती है, क्योंकि तत्सम शब्द सबसे संस्कृत के डायरेक्ट सबसे ज्यादा शब्द कन्नड़ में है। दूसरे नंबर पर, मतलब साउथ की लगभग सभी भाषाएं, कन्नड़ के अलावा भी दूसरी भाषाएं हैं, और दूसरे नंबर पर मुझे एक्यूरेसी लगती है मराठी की। तीसरे नंबर पे हिंदी है, जबकि मैं खुद हिंदी भाषी हूं, लेकिन मैं पूरा भारत चलाऊं, कन्नड़ भाषा मुझसे अलग नहीं है, मेरे देश की भाषा है। मराठी भाषा मुझसे अलग नहीं है, मेरे देश की भाषा है। पैदा हुआ हूं हिंदी बोलते हुए, मरूंगा भी हिंदी बोलते, क्योंकि मेरी मातृभाषा हिंदी है। लेकिन मैं जानता हूं हिंदी का मूल भी क्या है? संस्कृत है। तो जब संस्कृत के तत्सम शब्द मैंने देखा, तत्सम शब्द सबसे ज्यादा किस में मिले? कन्नड़ में मिले, मराठी में मिले। अच्छा, हम क्यों किसी भी भाषा को इतनी सहजता से बोल पाते हैं? हमारा मूल संस्कृत है। अब जटाटवी गलत जल प्रवाह पावित स्थले गले वलंबे लंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम डमट 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 निनाद वट डमर वयम चकार चंड तांडवम तनो तुनः शिवः शिवम। कोई अंग्रेज या फ्रेंच कितनी भी कोशिश कर ले, इतना शुद्ध उच्चारण नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि संस्कृत का मूल उसके पास नहीं है। अब ऐसे मंत्र भारत में ही लिखे जा सकते हैं और बोले जा सकते हैं। लोग कोशिश करते हैं। फादर कामिल बुलके यहां पर आए,
उन्होंने बहुत अच्छा प्रयास भी किया। भगनी निवेदिता यहां पर आई, उन्होंने भी बहुत अच्छा प्रयास किया। लेकिन आनंद की बात यह रहेगी, भाषा कभी भी प्रेम के मार्ग पे बाधा नहीं बन सकती। लैंग्वेज इज नो बार टू लव कहा जाता है। इसलिए देखो हमारी डोगरी बोलने वाली बहन ये छत्तीसगढ़ी के चक्कर में फंस गई है, छत्तीसगढ़ी वाले उधर जम्मू कश्मीर में जाकर फंस गए, क्योंकि लैंग्वेज इज नो बार टू लव। बस गए, अच्छा बस गए, मैं फंस गए बोला क्या? दोनों ही सही है ना? फंस गए ही बोला था, मैं इन्हीं के मुंह से सुन, फंस के बस गए ना। और हमारी बेटी इतनी अच्छी कन्नड़ बोलने लग गई है, देखो। तो ये राष्ट्रीय एकता का बहुत अच्छा उदाहरण इनका परिवार है। चूंकि मैं छत्तीसगढ़ से हूं, मैं बार बार एक बात कहता हूं कि मैं कहीं भी रहूं, कहीं पूरी दुनिया में, अमेरिका में रहूं, अरब में रहूं, पॉप रॉक गीत बजता रहे, लेकिन अगर आमा पान के पतरी करेला पान के दोना हो बज जाएगा तो मैं नाचने लग जाऊंगा, मेरे ऊपर माई चढ़ जाएगी। सही मैं कह रहा हूं, मैं इतना जुड़ा हुआ हूं अपनी मिट्टी से, अपनी भाषा से। और यह हर छत्तीसगढ़िया के साथ होगा ही। वो थिरकने लग जाएगा, थिरकने लग जाएगा, उसके अंदर जान आ जाएगी। वो कोई कार्यक्रम देखते देखते सोता भी रहेगा तो उठ जाएगा। क्यों? क्योंकि भाषा से बहुत गहरा जुड़ाव हमारा होता है। पंथी गीत कहीं बज जाए दुनिया के किसी कोने में, हम नाचने लग जाएंगे खड़े होके। घासीदास बाबा की स्तुति कहीं चालू हो जाए, हम नृत्य करने लग जाएंगे अपने आप। मैं बार बार हिंदी भाषा भाषियों से यही कहना चाहता हूं कि भाई, जब हम अपनी बोली पर कूदने लग जाते हैं, नाचने लग जाते हैं और आंखों से आंसू आ जाते हैं, तो आप यदि किसी प्रदेश में परमानेंटली रह रहे हैं 5 साल से 10 साल से, उसको थोड़ा बहुत सीख लेने में कोई बुराई नहीं है। वैसे ही महाराष्ट्र का आदमी मराठी का कोई गीत सुनकर जय जय महाराष्ट्र माझा, गर्जा महाराष्ट्र माझा, कूदेगा ही, उछलेगा ही। कर्नाटक का कोई व्यक्ति कर्नाटक गीत पे कूदेगा, नाचेगा, झूमेगा, क्योंकि लैंग्वेज तो हमारे अंदर होती है ना। पहला जब हम दुनिया से कम्युनिकेशन करते हैं, अपनी मातृभाषा में कम्युनिकेट करते हैं, और पहला शब्द इसलिए मैंने क्या स्टार्ट किया, और संसार का हर प्राणी लगभग पहला शब्द यही बोलता है। तो इसलिए कहीं पर भी मैं एक सूत्र दे रहा हूं, एक तो भाषा के नाम पर दंगा नहीं होना चाहिए, मैं इसका विरोधी हूं, लेकिन हम जहां रहते हैं वहां की भाषा सीख लेना चाहिए। तो एक सबसे बढ़िया सूत्र, एक शब्द सीख लो, मां। आप मां किसी को बोल दोगे, मां, उसी से हुआ अम्मा, उसी से हुआ मम्मा, उसी से हुआ मदर, उसी से हुआ माई, उसी से हुआ महतारी, उसी से हुआ आई। मदर, मैरी, आई, माई, महतारी, अम्मा, मम्मा, सब कहां से निकला? मां से निकला। आप क्या सोचते हो आप कर्नाटक में फंस गए या भाषा के नाम पर? वैसे लड़ाई वड़ाई कोई होती नहीं है, सब पॉलिटिशियन की, क्योंकि मैं पैदल चलो ना। महाराष्ट्र में कोई दिक्कत है ना कर्नाटक में, भाषा को लेके कहीं दिक्कत नहीं है। इसलिए बोल रहा हूं पूरा देश पैदल चलो। ये जो आप देखते हो थोड़े बहुत पॉलिटिशियन की बस वो है, और इसके अलावा कुछ नहीं है। फिर भी कह रहा हूं, वैसे कभी होगा नहीं इस देश में। भाषा के विवाद में कहीं आप फंस गए आप, तो आप किसी कन्नड़ महिला को अम्मा बोल दोगे, आप उस समस्या से बाहर निकल जाओगे। अक्का बोल दोगे, वहां समस्या से बाहर तो अम्मा और अक्का सीखने में कोई दिक्कत है क्या? है? अब इधर आप आई बोल दो, महाराष्ट्र में किसी माता को आप आई बोल दोगे, वेणी बोल दोगे, तो आप किसी भी समस्या में कभी नहीं रहोगे। 2-3 शब्द सीखने में कोई दिक्कत है क्या? छत्तीसगढ़ में महतारी बोल दोगे, महतारी सीखने में कोई दिक्कत है क्या? तो हिंदी भाषियों को भी जिद नहीं कर, और कन्नड़ तो बहुत सरल है, बहुत ही सरल है। अब जी
बस है जैसे बस में बैठते हो ना आप। अब बस को कन्नड़ में बोलना है तो बसू कर दो, बस ऊ लगाना है। सही कह रहा हूं मैं। अब कार है, कार को क्या बोल दो? कारू बोल दो, कन्नड़ हो गई। इतना ही है कन्नड़, इसमें क्या दिक्कत है? तो अभी तो हमारे ये भाई एंकरिंग कर रहे हैं। जब मैं कर्नाटक में स्पीच दे रहा था, हमारी एक बहन है प्रिया शिवमोगा, तो साउथ में ज्यादातर गांव के नाम लगे होते हैं। तो हमने कहा देखो बड़ी ये सुंदर भाषा है, बस को बसु बोल दो तो कन्नड़ हो गया, कार को कारू बोल दो तो कन्नड़ हो गया, और प्रिया को प्रियू बोल दो तो कन्नड़ हो गया। तो जो बात चलती है ना कि हम संस्कृति से जुड़ेंगे, बेंगलोर को क्यों किया गया? क्योंकि बेंगलुरु एक्यूरेट कन्नड़ के नजदीक है। तो बेंगलुरु हो गया अपना, मैसूरू हो गया, मैंगलोर मंगलुरु हो गया। तो कहते हैं नम्माउरू बेंगलुरु, नम्माउरू मैसूरू, नम्माउरू मैंगलुरु। इतनी सरल सारी भाषाएं हैं। तो आप कुछ दिन साथ रहोगे कन्नड़ के या मराठी के या फिर इधर कश्मीरियों के, डोगरों के, तो आपको वहां की भाषा अपने आप आ जाएगी। और भाषा, और हमारे तो साउथ के लोग, मतलब दुलार में कह रहा हूं, कुछ हमारे साउथ के इतने बदमाश हैं हमारे भाई लोग। ये दुलार का शब्द है, बदमाश वो वाला बदमाश नहीं है। मैं तमिलनाडु में जब पैदल चल रहा था, भाषा की अपने देश में कोई समस्या नहीं है, आम जनता में मैं आपको बताऊं। अब तमिल में भी ग्रामीण एरिया में ईस्ट कोस्ट रोड से पैदल चल रहा था, ठेठ तमिल में भी तमिल, यानी चेन्नई वाला तमिल भी उनकी तमिल नहीं समझ पाए। जैसे आप गांव में इंटीरियर छत्तीसगढ़ में घुसोगे तो नॉर्मल रायपुर का छत्तीसगढ़ी बोलने वाला इंटीरियर छत्तीसगढ़ी नहीं समझ सकता। मैं इतने हार्डकोर तमिल एरिया में चल रहा था। ईस्ट कोस्ट रोड कभी आप चले तो चेन्नई से लेकर वो रामेश्वरम और फिर कन्याकुमारी तक ईस्ट कोस्ट रोड जाती है। मैं पैदल चला। अच्छा, मेरी जो कार थी जिसमें मेरा सारा सामान चलता था, मैं तो पैदल चल रहा था, बाकी कुछ टेंट, कपड़े, ये वो, दवाई और गौ माता के लिए और मनुष्यों के लिए कुछ भोजन जो भी जहाँ मिलता था खिलाते हुए, वो तो भगवान देता जाता था, हम कार में रखते जाते थे, पहुँचाते। और उसमें पूरा हिंदी में लिखा हुआ था, गौ सेवा सद्भावना पद यात्रा, मोहम्मद फैज खान, अहिंसा परमो धर्म, सारे मंत्र सब देवनागरी लिपि में लिखे थे। पूरे तमिलनाडु में, केरल में, कर्नाटक में, आंध्रा में, महाराष्ट्र में किसी ने कंकर भी नहीं मारा उस वाहन को कि हिंदी देवनागरी में लिखा हुआ है करके। और मैं चलता था पैदल लाठी लेके। तो स्पेशली साउथ में, साउथ की ये संस्कृति है, तमिल, तेलुगु, कन्नड़। लोग देखते थे मैं केसरिया कुर्ता पहना था, वो 1 किलोमीटर दूर मैं आ रहा हूं ये दिखता था, और वो वहां से चप्पल किनारे उतार देते थे अपने चप्पल जूते, और वहीं से दंडवत प्रणाम करने लगते थे, कोई स्वामी आ रहा है ये सोच के। और हम नजदीक आ गए, प्रणाम कर रहे हैं, फूल माला दे रहे हैं, वो पीछे वाहन चल रहा है, देवनागरी में लिखा, किसी को मतलब ही नहीं है उसमें किस भाषा में लिखा है, स्वामी आ गए बस। ये महाराष्ट्र में भी हुआ, कर्नाटक में भी हुआ, तमिलनाडु में भी हुआ। ये जो आप टीवी में देखते हो ना, उसके चक्कर में मत आओ। ये चंद पॉलिटिशियन है, उनकी राजनीति, उनको करना है तो भाषा के नाम पर विवाद करते हैं। तो मुझे ठेठ तमिल इलाके में, गांव में, इंटीरियर में, समुंदर के किनारे, अच्छा ईस्ट कोस्ट रोड का समुंदर भी 2 किलोमीटर आगे है, आप समुंदर तक जा नहीं सकते। वो थुथुकुड़ी और ऐसी जगह है, लोग आज भी, मैं तो इस मंच के माध्यम थोड़ा बताऊं, आज भी वो पानी का थोड़ा सा वो बर्तन लेकर कई किलोमीटर दूर जाते हैं। सब मैंने अपनी आंखों से देखा है भारत को, बड़ी समस्या है। वहां पर एक व्यक्ति शुद्ध हिंदी बोलता हुआ मिल गया। अरे मैंने प्रणाम किया, बोला क्या बात है साहब, कहां से आओ, कहां आप, जयपुर से हो, दिल्ली से? बोले इसी गांव का हूं। इसी गांव के हो? इतनी शुद्ध हिंदी? बोले ऐसा है ना, मैं दुलार से बदमाश इसलिए बोला, बोले मैं 10 साल दुबई में रहा हूं, वहां पर बिहारी भी है, यूपी वाले भी हैं, राजस्थान वाले, उनके साथ रह के हिंदी सीख गया। यानी हम लोग भी वहां जाकर हम हिंदी सीख सकते हैं, लेकिन हम अपने देश में हिंदी जो 8-10 राज्यों की प्रमुख भाषा है, वहां के लिए क्यों नहीं सीख सकते जाते हैं? तो दक्षिण भारत के भाइयों को भी बोलता हूं कि कुछ हिंदी के शब्द जरूर आप सीख लें, और हिंदी भाषियों को भी बोलता हूं कि आप प्रादेशिक, जिन भी प्रदेशों में रहो वहां की प्रादेशिक भाषा जरूर सीख लें।
क्योंकि आप जुड़ जाते हैं। अब जबकि बस इंग्लिश शब्द है, कार इंग्लिश शब्द है, उसमें बसु और कारू बोल दिया तो मैंने कन्नड़ भाई बहनों को जोड़ लिया। भाषा इतना जोड़ती है हमको। वैसे ही आप छत्तीसगढ़ आए हो, छत्तीसगढ़िया के 2-4 शब्द सीख लो और बात करो, आनंद आ जाएगा आपको। सबसे पुरानी रंगशाला छत्तीसगढ़ में है। हमारे पंडित पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी जी, गजानंद माधव मुक्तिबोध क्रांति के बहुत बड़े कवि, पशुओं के राज्य में जो पूनों की चांदनी है, नहीं वह तुम्हारे लिए, नहीं वह हमारे लिए, तुम्हारे पास हमारे पास सिर्फ एक चीज है, ईमान का डंडा है, बुद्धि का बल्लम है, अभय की गैती है, हृदय की तगारी है, तसला है, नए नए भवन बनाने के लिए आत्मा के मनुष्य के। मुक्तिबोध जी की कालजयी रचना है। क्रांतिकारी आज भी इस कविता को गाते हैं। तो माता महामाई से लेकर बमलेश्वरी देवी और माता दंतेश्वरी देवी तक अरपा पैरी के धार महानदी है अपार, और इंद्रावती है पखारे तोर पैया ना, महू पांव परों तोर भुइया, जय हो छत्तीसगढ़ मैया। दू का पहाड़ा 4 बार पढ़, अमटहा भाटा लिखाओ मुनगला। क्या आजाद की उल्टी खोपड़ी बोलो ना महाराज। दू का पहाड़ा अमटहा भाटा लिखाओ मुनगला, राजिम में नहाऊ डोंगरगढ़ में, एला की थे बाबू। सीख लो, ये भी बड़ी सुरेंद्र दुबे जी तो अब नहीं रहे, उनकी ये बड़ी छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत करती हुई कविता है। भैया बातें बहुत सारी है, लेकिन फिर अभी लंच का भी इशारा मिल रहा है। 10 बजे मेरी फ्लाइट है रायपुर से, कल गोकथा करनी है मुझे राजस्थान उदयपुर में। तो मैं आपको बताऊं, जैसे मैंने वीर नारायण सिंह, आप यदि जान रहे हो तो सोना खान के ये थे, सोना खान के। तो हमारे पास सोने के भी खान है। और छत्तीसगढ़ में आपको कर्नाटक के, मेरे भाई ध्यान से सुने, कर्नाटक में कोलार है सोने की खान, और हमारे यहाँ देवभोग में है हीरे की खान। अब सोचो, हीरा और सोना मिलाने का काम आकाश भैया कर रहे हैं, कर्नाटक और छत्तीसगढ़ी संस्कृति का। देवभोग अभी वहां प्रॉपर आज तक खुदाई चालू नहीं हुई है प्रॉपर तरीके से, पूरे भारत की अर्थव्यवस्था को संभाल लेगा। छत्तीसगढ़ का एक देवभोग हीरे की खान है वहां। तो कोलार की सोने की खान को भी प्रणाम, और देवभोग की हीरे की खान को भी प्रणाम, और सोना खान के वीर नारायण सिंह जी को भी प्रणाम, और झाड़ू राम देवांगन जी को भी प्रणाम, और पंडवानी की प्रसिद्ध गायिका तीजन बाई जी को भी प्रणाम हम करते हैं। गुरुदेव ने काफ़ी सारी बातें बता दी, हालांकि इनसे मुझे बेस मिल गया बोलने का। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने मुझे यहाँ पर सुना, मुझे समय दिया, मुझे मान दिया, सम्मान दिया। बातें बहुत सारी हैं, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनई बहुविधि सब संता। चूंकि गौ माता का भक्त हूँ, गौ माता के बारे में 1-2 तथ्य बोलकर 2 मिनट में भैया मैं अपना स्थान ग्रहण करूँगा। आकाश भाई ने, मैं आपको जानकारी के लिए बताऊं कि बड़े कम समय में मुझे सूचना मिली, लेकिन इनसे मेरा इतना प्रेम है और इस संस्कृति संगम से इतना प्रेम है कि मैंने यहाँ आना अनिवार्य समझा। लेकिन कल का चूँकि उदयपुर का एक लंबा कार्यक्रम मेरा फिक्स था, गो भक्तों का वो सम्मेलन है, तो फिर आज रात को 10 बजे की टिकट रायपुर से बुक हुई। वहाँ निकल के रात को मुंबई से फिर फ्लाइट मिलेगी उदयपुर की, इसलिए मैं वहाँ पर जाऊँगा। मैं बार बार आकाश भैया का नाम इसलिए ले रहा हूँ, भैया आपको बड़ा प्रणाम है, आपने इतना सुंदर आयोजन किया, शब्द नहीं है मेरे पास। देखिए, गौ माता के बारे में 2 मिनट मैं बोल लूँ। ये कोई हवाई बात नहीं है। सब संसार में किसी भी व्यक्ति का नाम गाय के बिना नहीं हो सकता। यदि किसी को शक है तो पूछ लेना मुझसे, मैं बता दूंगा। हम सब का नाम गाय, कहीं तो महाराष्ट्र में तो डायरेक्ट होता है, कहीं गायकर, गाय तोंडे हैं, होता है ना, गायकवाड़ डायरेक्ट होता है, कई जगह डायरेक्ट हो। गोमती, गो माता की मती, गोदावरी, गंगा निकली गोमुख से,
गोरखपुर, गोवा, गोमांतक, सब गाय से नाम है। गोरखपुर, गोकुल, सब ना, क्योंकि हर नाम के पीछे ना एक भी नाम गाय के बिना नहीं हो सकते, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हर नाम के पीछे गोत्र छुपा हुआ है, और गोत्र का मतलब गो यानी गाय और त्र यानी त्राण करने वाला। हम गोत्र धारण करते हैं, यानी हमारे ऋषि के आश्रम में जिनके गौएं रहती थी उस ऋषि का हम गोत्र धारण करते हैं। हम गोत्र धारक तभी हो सकते हैं जब हमारे घर में गाय हो, तो हम नहीं पालते हैं, लेकिन हमारे ऋषियों ने पाली थी गाय, तो हम उनके नाम से गोत्र धारण करते हैं। तो गो रक्षा करना हम सबका कर्तव्य होता है। सनातन के जो 16 संस्कार हैं, गर्भ धारण, पुंस वंश, सीमांतोनयन, जात कर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म, कर्णभेदन, विद्यारंभ, उपनयन, वेदारंभ, केशांत, समावर्तन, विवाह और अंत्येष्टि, 16 के 16 संस्कार पंचगव्य के बिना पूरे नहीं हो सकते। गौ माता का दूध, दही, घी, गोबर, गोमूत्र आवश्यक है। हमारे नगरों के नाम, हमारे संबंधों के नाम, दुहित्री जो घर में गाय का दूध निकाले दुहित्री, और जो बेटा घर बाहर गाय चराने जाए गोपाल, तो गोपाल, और बेटी दुहित्री, और दुहित्री का बेटा दौहित्र। संस्कृत में बेटी को दुहित्री कहते हैं और उसके बच्चे को दौहित्र कहते हैं, नाती को। तो ये किससे निकला है? क्योंकि बेटी की ड्यूटी थी गाय का दूध दुहना। यही दुहित्री आगे चलकर अपभ्रंश होकर पुत्री कहलाई। तो संबंधों का मानक गाय से। गाय शाम को वापस आती है तो उस समय को क्या कहते हैं? गोधूली बेला। तो समय का मानक गाय से। शहरों के नाम, हमारे नाम, संबंधों के नाम, समय का मानक, सब कुछ गाय से। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, ऑक्स यानी क्या होता है? नंदी बाबा होता है, वो भी गाय से। अब डेनमार्क की राजधानी कोपनहेगन है, उसकी पुरानी स्पेलिंग COW से चालू होती थी। एक भी नाम गाय के बिना पूरा नहीं हो सकता। और आज कैंसर फैलने का सबसे बड़ा कारण यह है कि यूरिया पेस्टिसाइड का अत्यधिक इस्तेमाल। जब गोबर आधारित खेती होती थी तो सारे हमारे खेत उपजाऊ थे और टमाटर से लेकर चावल तक सब में खुशबू होती थी। आज वो खुशबू चली गई। 10 एकड़ खेत है, कम से कम 1 एकड़ खेत में आप गोबर आधारित खेती चालू करें। पंचतत्व, जल्दी जल्दी बोलिए। पंचतत्व, पहला तत्व अग्नि। अग्नि की शुद्धि किससे होती है? गोमाता के घी से। शुद्ध देसी गोमाता का घी खाओगे, खाने के साथ अग्नि तत्व प्रज्वलित होगा, भोजन अच्छे से पचेगा। दूसरा तत्व बोलो। वायु। वायु की शुद्धि होती है दही से। दोपहर को दही खाना है, खाने के साथ वायु तत्व की शुद्धि होगी दही से, क्योंकि वायु तत्व से आप कम परेशान होते हो, बाजू वाला ज्यादा परेशान होता है, इसलिए दोपहर के खाने में दही जरूर खाना। तीसरा तत्व बोलिए। जल। जल की शुद्धि होती है गोमूत्र से। शरीर में हमारे 70% जल, पृथ्वी में 70% जल, दिमाग में 80% से ज्यादा जल, आंख में 80% से ज्यादा जल, दिमाग में सबसे ज्यादा जल लगभग 85 से 90%। शरीर का जल खराब तो सबसे पहले क्या खराब होगा? वो सबका खराब हो चुका है, सभी कह रहे हैं। तो गोमूत्र पियो, जरूर पियो। ऑस्कर फर्नांडिस ने राज्यसभा में कहा मुझे कैंसर हो गया था, गोमूत्र पीने से मेरा कैंसर ठीक हुआ। ऑस्कर फर्नांडिस क्रिश्चियन, कांग्रेस के, उन्होंने कहा राज्यसभा में, यह रिकॉर्ड है। तो आपकी आंख मजबूत रहे, दिमाग मजबूत रहे, शरीर का जल अच्छा रहे, इसलिए क्या है? गोमूत्र। कैसे पीना है? विशेषज्ञ से पूछ लेना, अलग से मुझसे या किसी और से। भाई मैं विशेषज्ञ नहीं हूं जो आयुर्वेद के जानकार है। चौथा तत्व आकाश। आकाश मैं आखिरी में लूंगा, उसके अलावा एक तत्व और बताओ। हैं? पृथ्वी की शुद्धि गोबर से। पृथ्वी में जितना गोबर जाएगा उतना पृथ्वी उपजाऊ होगी। तो हमको गोबर खाना है ना? क्योंकि गोबर कैसे खाना है? डायरेक्ट नहीं खाना है, जमीन में डालना है, उससे उगा हुआ भोजन खाना है। गोबर गणेश बुरी बात नहीं है, इसको चुटकुला नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि मूल गणेश जो हैं वो गोबर से ही निर्मित हो सकते हैं, क्योंकि पार्वती माता के शरीर के मैल से मूल गणेश का निर्माण हुआ है। उसके बराबर कोई पवित्र मल है तो वो गौ माता का गोबर है। अब आकाश तत्व की बात आ गई तो आकाश, जिस हम आकाश में रहते हैं उसे क्या कहते हैं? हमारी आकाश गंगा को क्या कहते हैं? गैलेक्सी नहीं कहते हैं, नाम क्या है? गैलेक्सी तो अंग्रेजी में कहते हैं, मिल्की वे कहते हैं। हम दुग्ध मेलखा, दुग्ध गंगा, हम जिस स्पेस में आकाश में रहते हैं उसे क्या कहते हैं? मिल्की वे।
दुग्ध मेलखा, दुग्ध गंगा कहते हैं। क्यों? क्योंकि आकाश की शुद्धि दूध से होती है। वो मिल्की वे आकाश गंगा जो है वो और कुछ नहीं है, हमारा शरीर है। इसके अंदर जितना भी दूध जाता जाएगा तो हमारे शरीर का जो स्पेस है, खाली स्थान है, देखो ज्यादा स्पेस कहां होता है? इसमें होता है कि इसमें होता है? यहां होता है। इसमें ज्यादा स्पेस कि इसमें ज्यादा स्पेस? इसमें ज्यादा स्पेस ज्वाइंट में होता है। और दर्द कहां होता है सबसे ज्यादा? जिसमें ज्यादा स्पेस होता है। जितना स्पेस होता है, जितना आप एसी में सोगे, स्पेस खाली नहीं रह सकता, तो उसमें क्या भरेगी? वायु। जितनी ठंडी वायु स्पेस में घुसेगी उतना जोड़ों में दर्द होगा। और जोड़ों से दर्द का सबसे अच्छा उपाय स्पेस की शुद्धि गोमाता के दूध से होती है। आप पौन गिलास गोमाता का दूध लो, 2 चम्मच घी डालो, अच्छे से फेंट के 1 महीना तक खड़े होकर पी जाओ, आपके जोड़ों का दर्द खत्म। आकाश तत्व की शुद्धि हो जाएगी। बोलिए गोमाता की। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच तत्वया अधम शरीरा, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग भवेत्। इस हमारी सनातनी परंपरा को आपके श्रीमुख से हमने सुना और निश्चित तौर पे ये आयोजन ही इस ऐतिहासिक क्षण के हम सभी साक्षी हैं। एक बार आकाश जी, सीमा जी, ऋग्वी और आप सभी के लिए ज़ोरदार तालियां हम पुनः चाहेंगे, क्योंकि हमारे पीछे जो कैमरा पर्सन भाई हैं वो बोल रहे थे कि पहली बार ऐसा, मतलब फैज़ भाई आपको सुन के भाई इतना प्रभावित हुए हैं। यहाँ से प्रभावित करना, हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमको प्रभावित करना है, लेकिन जो प्रभाव इस आयोजन से पड़ रहा है हमारी मानस पर, हमारी चेतना पर, वही सार है, वही जीवन की युक्ति है। एक बार ज़ोरदार तालियां फिर से हम चाहेंगे इस अभूतपूर्व आयोजन के लिए। और कोटिशा बधाई आपको ऐसे ही राष्ट्रीय एकता, गौ सेवा और जीवन को जीवंत बनाए रखने के लिए। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतिम सत्र प्री लंच के पहले हो, उससे पहले हमारे बीच एक बेहद प्यारा अवसर है। हमारे बीच में मंच पे आमंत्रित करना चाहूँगा जिनका सम्मान किया जाना है। डॉक्टर जयमती कश्यप जी, आप प्रांतीय उपाध्यक्षा हैं संस्कार भारती की, और कहीं ना कहीं महिला बाल विकास और जीवन से जुड़ी चीज़ों के लिए आप जानी जाती हैं। छत्तीसगढ़ प्रदेश की द्रौपदी मुर्मू के नाम से आपको जाना जाता है। मैं मंच पर सादर आमंत्रित करना चाहूँगा डॉक्टर जयमती कश्यप जी को। और आदरणीय हमारे गुरुजनों से हम उनके सम्मान के लिए निवेदन करेंगे। साथ ही ये अवसर, ऋग्वी हमारे साथ है। ऋग्वी इनके नाम में ही ऋचा है, ऋग्वेद है, और निश्चित तौर पे इस अवसर पे हम अभिवादन कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं डॉक्टर जयमती कश्यप जी का। सर बिल्कुल बिल्कुल, मैंने कहा हमारे आदरणीय गुरुजन। सर आपसे भी निवेदन, आकाश जी, सीमा जी, प्लीज़ मंच पर। हम इस अवसर पर, क्योंकि आयोजन और निश्चित तौर पे इस ऐतिहासिक अवसर को हम जोड़ रहे हैं, बांध रहे हैं, एक सुनहरा पल। प्लीज़ एवरीबडी पुट योर हैंड्स टुगेदर। महिला बाल विकास के क्षेत्र में, संस्कार संस्कृति के क्षेत्र में आपके योगदान को हम रेखांकित करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सादर निवेदन, आप सभी स्थान ग्रहण करें। इस बीच अगर मैं निवेदन करूंगा, हमारे साथ प्रोफेसर एस.के. कोले जी, सीनियर प्रोफेसर एंथ्रोपोलॉजी, बस्तर यूनिवर्सिटी से मैं, क्योंकि हमारे पास समय सीमा है, हम आपको बताना चाहेंगे, जैसे कि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर जी की बात आई तो कहीं ना कहीं रविंद्र संगीत पूरे विश्व में, देश दुनिया में, राज्यों में सुना जाता है, और बांग्ला भाषा अपने आप में मिष्टी भाषा है, मधुर भाषा है। तो मैं बंगाली में शुभकामना संदेश के लिए बुलाना चाहूँगा प्रोफेसर एस.के. कोले साहब को। सर सादर आमंत्रित हैं। नमस्कार। आज इस कार्यक्रम को आयोजन करने के लिए मैं आकाश जी को सर्वप्रथम बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथ ही साथ माननीय श्री रोबी जी, माननीय श्री उदय रघुनाथ जी, फैज जी और बहुत सारे पार्टिसिपेंट को बहुत बहुत बधाई देता हूं। एक्चुअली आज जो कार्यक्रम है, मेरे को बहुत अच्छा लगा। मेरा हिंदी थोड़ा टूटी मुटी है, इसीलिए मैं माफ़ी। बांग्ला में आप ग्रीटिंग कर दीजिए सर, हमारे समय की बात है।
तो मेरे को बहुत अच्छा लगा इस कार्यक्रम में। लास्ट मोमेंट में कल रात को हम सुना है इसी स्थान पर आयोजित होते जा रहे हैं। तो जो भाषा है, आज जो हमारा रोबी जी जो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में बताया, तो एक हिस्ट्री हम लोग पढ़ते हैं, कोई भी जितना बड़ा साइंटिस्ट हो और शिक्षाविद हो, हम हिस्ट्री को पहले लेते हैं, क्योंकि कोई भी चीज़ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को हम जिस टाइम गहरा से हम अध्ययन करते हैं, कोई भी चीज़ को रूट कॉजेस जो है पता चल जाते हैं। इसका साथ साथ जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में उदय जी ने कहा था, हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी कितना भी डेवलप हो, लेकिन हमारा जो पुराना ज़माना जैसे कुछ मीथ है रामायण महाभारत का, आज जो हिस्ट्री है, इसको बिना हम एक कदम आगे नहीं बढ़ सकते। जैसे हम एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट है, मानव विज्ञानी है। मैं देखा गांव में जाके, एक एग्जाम्पल देना चाहूँगी, क्यों हम हिस्ट्री व मिथ को आगे प्रायोरिटीज़ क्यों देते हैं ना। फर्स्ट ऑफ ऑल, हम एक गांव में गया अध्ययन करने, तो उस गांव में उड़ीसा में एक जगह है, तो मैक्सिमम उस गांव में मैंने देखा जो क्रिश्चियन कम्युनिटी का लोग हैं। तो मैंने उसका हिस्ट्री पूछा जी क्यों, इसमें तो जनजाति भी है, अदर कास्ट भी है और मैक्सिमम क्रिश्चियन है। तो बोला सर आज से 100 साल पहले इधर अचानक बहुत महामारी हुआ, दस्त, उल्टी, डायरिया हो गया था। तो उस टाइम क्रिश्चियन मिशनरी का वो लोग बहुत मदद किया, क्योंकि कुछ टैबलेट्स वगैरह डिस्ट्रीब्यूट किया और खाना भी उधर सप्लाई दिया। तो कुछ लोगों का एक विश्वास आ गया, धीरे धीरे वो क्रिश्चियन का कम्युनिटी का ऊपर एक विश्वास आ गया, वो क्योंकि वो सेवा किया। फिर धीरे धीरे उस गांव में वो लोग स्कूल खोल दिया, हॉस्पिटल, डिस्पेंसरी बनाया, लोगों का और भी विश्वास आया धीरे धीरे। तो इसीलिए धीरे धीरे वो सारा गांव मैक्सिमम 60% जो पॉपुलेशन है क्रिश्चियन कम्युनिटी में कन्वर्ट हो गया। तो हमारा कहने का मतलब जो हिस्ट्री है, कोई भी चीज़ हम कितना साइंटिफिकली देखें, उसका पीछे जो हिस्ट्री है उसको अगर हम शुरू से लेके लास्ट तक डिफरेंट फेज में बांट के और उसका गहरे से हम अध्ययन करेंगे तो उसको हम आसानी से निभा सकते हैं। इसी तरह से जो भाषा है, भाषा का ऊपर भी हमारा इंडिया में देखिए चारों तरफ का भाषा है। इंडो एरियंस लैंग्वेज, तिब्बतो चाइनीज़ व सियामो चाइनीज़ लैंग्वेज, ऑस्ट्रो एशियाटिक लैंग्वेज और द्राविडियन लैंग्वेज। तो ये 4 मेन भाषा है। इंटायर जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है, इसमें जो भाषा है ये है इंडो एरियंस व इंडो यूरोपियंस लैंग्वेज व तिब्बतो चाइनीज़ और सियामो चाइनीज़ लैंग्वेज। हमारा सेंट्रल इंडिया में जो भाषा है ये भाषा है ऑस्ट्रो एशियाटिक लैंग्वेज, और इंटायर साउथ इंडिया जो भाषा है वो है द्राविडियन लैंग्वेज। तो कौन सा भाषा, उसका रूट कहाँ से है, इसको हमको ट्रेस आउट करना चाहिए। और भाषा जो है ड्यू टू इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, जैसे आपका AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सारा कारण में क्या हो रहा है, जो भाषा है धीरे धीरे विलुप्त होते जा रहा है। विद इन 1.5 किलोमीटर्स जो रेडियस है, इसका अंदर जो भाषा है ये धीरे धीरे चेंज होते जाते जा रहा है। हम लोग देखेंगे जो एंटीरियर जो गांव है, उस गांव में जो भाषा है कॉलोक्वियलिज्म, उसमें जो फैज़ जी ऑलरेडी बताया था, उसमें कॉलोक्वियलिज्म ज़्यादा है। कॉलोक्वियलिज्म मतलब क्या है, जैसे एक शुद्ध भाषा है, जैसे कृष्ण भगवान, जो कृष्ण से कोई बोल दिया जो कन्ह, उसमें से बन गया कन्हई।
तो एक भाषा धीरे धीरे बाइफर्केट होते होते उसको जो शुद्ध भाषा है ये धीरे धीरे खो रहा है। तो इसलिए इसके ऊपर रिसर्च होना चाहिए। मैं सबको बधाई देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे पास समय की बाध्यता है, हम माफ़ी चाहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और प्री लंच का जो सेशन चल रहा है, अगला जो सत्र होने वाला है, हम मंच पर आमंत्रित करना चाहेंगे जिन्होंने अपनी लेखनी से कर्नाटका कन्नड़ भाषा को ना सिर्फ प्रशंसित किया है और ऐतिहासिक जो सिंहावलोकन अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं जो एक दर्शन है, जीवन है, जो संस्कृति है, उसको संरक्षित भी किया है। फॉर नेक्स्ट सेशन आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट प्लीज ज्वाइन ऑन स्टेज विंग कमांडर सुदर्शन सर, एक सर्विसमैन एंड रिनाउंड ऑथर। आप कंट्रीब्यूशन ऑफ कर्नाटका इन डिफेंस एंड प्रोटेक्शन इस विषय पे अपनी बात रखेंगे और मैं मंच पे उन्हें आमंत्रित करता हूं। उनके स्वागत के लिए आकाश जी, सीमा जी से हार्दिक अभिवादन। एक बार जोरदार तालियों के साथ विंग कमांडर सुदर्शन जी हमारे बीच। कम ऑन, तालियां जोरदार होनी चाहिए। विजयनगर साम्राज्य के बारे में सर ने बहुत ही शानदार जो अपनी लेखनी चलाई है और निश्चित तौर पे एक लेखक के तौर पे और एक सर्विसमैन है तो कहीं ना कहीं देश सेवा में रहे हैं, जुड़े हैं और आज उन्हें हमें सुनने का अवसर मिल रहा है। विंग कमांडर सुदर्शन जी। सबको मेरा नमस्कार। मैं जो विषय प्रस्तुत कर रहा हूँ वो थोड़ा सीरियस है, लेकिन मेरा हिंदी की वजह से आपको कॉमेडी का अनुभव भी होता रहेगा। कैन आई हैव दैट ऑपरेशन सिंदूर प्लीज? कल बेंगलोर में एक धमाका हुआ, बम नहीं फटा। एक अधिकारी ने एक बयान जारी किया देशीय और विदेशीय माध्यम का सामने। वो कुछ लोगों को हिला दिया और कुछ राष्ट्रवादियों को मिला दिया और हमसाये मुल्क को तरसा दिया। ये तरसना कहाँ तक पहुँचा? ये जो आजकल कूद रहा है ना ट्रंप, उस तक पहुँचा। क्या था ऐसा बयान? और अधिकारी कौन था? ये अधिकारी था भारतीय वायुसेना का चीफ ऑफ एयर स्टाफ, एयर चीफ मार्शल AP सिंह। उन्होंने क्या दिया था बयान में? ड्यूरिंग दिस 90 hours of Operation Sindoor, India has destroyed 6 aeroplanes that were flying in the sky and 2 aeroplanes were parked on the ground. इससे पहले मैंने भी काफ़ी कॉलेजेस में प्रेजेंटेशन दिया था इसके बारे में, बट आई वॉज नॉट श्योर. नाउ आई एम श्योर. If the chief of air staff says, nobody else can deny that. So that's why today I will start with Akash permission with Operation Sindoor. Then I will cover what the topic you gave me. See, जो 22 अप्रैल को पहलगाम में हुआ था वो टेररिस्ट अटैक नहीं था. टेररिस्ट अटैक क्या होता है? 26/11 में कुछ ट्रेंड टेररिस्ट आ जाते हैं बोट से निकल के. दे सी वन रेस्टोरेंट, एक होटल दिखता है, डड 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 करके दे डोंट आस्क एनी. पहलगाम में दे आस्क्ड, आर यू ए हिंदू? सो इट वाज अ प्लान्ड, connived terrorist attack on Hindus, and it was designed by Pakistan. It was executed by the trained commandos. तो जब ये हादसा हुआ, पूरा देश में एक इम्पोर्टेंट रेज बोलता है ना, गुस्सा था. दे न्यू मोदी का एक्शन शुरू होगा, लेकिन क्यों नहीं हो रहा है? एवरीबडी वॉज इम्पेशेंट, क्यों नहीं हो रहा है? सो दैट्स वन थिंग विच the people of this country expected from Modi's government, but it happened. How it happened? I will just show the next slide. कर्नाटका में बेंगलोर से 200 किलोमीटर
दूर से एक चित्रदुर्गा करके है. Chitraduga and Challakere, between them there is an aeronautical training range. Can you use the next? ये देखिए, ये कोई युद्ध विमान लगता है आपको? कोई भी एंगल से नहीं है. इसका पहिया नहीं है, इसको it is mounted on a pull and release mechanism. इसका नाम है बंशी जेट 80+. I will not be exaggerating that because of these operations Sindoor was successful. How? I will tell you. चित्रदुर्गा में क्या किया, इसको हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, जब नया मिसाइल हम लोग मैन्युफैक्चर करते हैं उसका टेस्टिंग होता है, उसका लैबोरेटरी में टेस्टिंग होता है, कंप्यूटर में टेस्टिंग होता है, देन लाइव टेस्टिंग. अब लाइव टेस्टिंग तो दूसरा वार प्लेन में नहीं कर सकते. सो दिस इज यूज्ड फॉर ए लाइव टेस्टिंग ऑफ ए मिसाइल. लास्ट मंथ देयर वाज वन मिसाइल विच वाज टू बी टेस्टेड, निर्भया करके. इट इज रिलीज फ्रॉम वन एरोप्लेन, इट इज सपोज टू गो ऑन अनदर एरोप्लेन विच इज 300 किलोमीटर्स अवे. कैसे? हाउ इज इट पॉसिबल? जस्ट 100 मीटर्स दिस विल नॉट बी विजिबल ओनली. सो इसमें क्या करते हैं, दे मेक द रेडार सिग्नेचर. इसको विजिबली तो नहीं देख सकते. सो ऑन द रेडार इट विल अपीयर लाइक ए वार प्लेन, इट विल अपीयर लाइक राफेल, इट विल अपीयर लाइक Su-30, इट विल अपीयर लाइक Tejas. So it is tuned like that. And they also adopted something called IFF, identify friend or foe. मतलब ये शत्रु है कि मित्र विमान है करके. So the operation started with this on the 6th of night. 6 aircraft took off from Punjab, 6 of these took off from Rajasthan, and 6 took off from Gujarat. All 6, when they clubbed together, they became 18 aircrafts. They behaved, they flew like normal fighter aeroplanes, and they entered Pakistani airspace. जब पाकिस्तान उनका रडार में ये दिखा, then there was a sudden panic. Oh, India started their offensive attempt करके. They opened their radars, they opened their missile sites, they scrambled their fighter planes. So everything was exposed. That is what India wanted. They want to know where is the position of missiles, where is the position of radars, and the fighter planes were scrambled बोलते हैं उनको. They were supposed to shoot, and they flew deep inside Pakistan and Bahawalpur. Next slide में मैं दिखाऊंगा Bahawalpur कहाँ है. ये Bahawalpur का southernmost point पहुँच के, some of them were shot down by Pakistani missiles and fighter planes, and some of them went in for self-destruction. They just explode themselves, and that is their role, and it was fulfilled. When this happened around 10:30 in the night, the main attack started. First, we destroyed all the radars of this Chinese origin. Okay, Chinese माल, चले तो चांद तक, नहीं तो शाम तक. So that's how the exposed position of Chinese radiation was first destroyed in an operation called suppression of enemy air defense. Then come the main battle. ये वायुसेना का ध्येय वाक्य है, नभस्पर्शदीप्तम अनेक वर्णम. This is extracted from Bhagavad Gita to describe the Vishwaroop of Bhagavan. So he exhibits himself for a very short time, but he exhibits in full form. That is what the air attacks are meant for. Vishwaroop. कितना मिनट में? 22 minutes में they destroyed all the 9 terrorist hideout in a precision attack, where the terrorists were hiding. Where were they hiding? They were hiding in masjids, they were hiding in whatever hideout place they
positioned themselves and with under complete protection of Pakistani Air Force. So where they were hit, I will just show you in the next slide. Now, sometimes we can retrieve these, but this time we didn't want to retrieve this because it can be retrieved by a parachute and reused again. But this time, since we पूरा पाकिस्तान का इंटीरियर में चला गया था, we didn't want them to come back, or neither we wanted to give any clue of what is this, what is the technology. So they just self-exploded in the air, and splinters were dropped on the ground without giving any hint what is it. But the Pakistan celebrated. हम इंडिया का राफेल को मार दिया, 6 राफेल. Even in some of our LOP also say कितने ही करे, 6. So that's how we were able to dupe. BrahMos missile in the later operation shot a flying aircraft which was 314 kilometers deep inside Pakistan. That's why it is called Brahmastra. Although BrahMos is a combination of Brahmaputra and Moscow, but the accuracy was, the Operation Sindoor होना ही था, क्योंकि हमारा what is the integration level, what is the technical demonstration was to be shown to the world. It was good. We got an opportunity like that for within 90 hours. ये देखिए दूसरे देशों का युद्ध 3-4 साल चल रहा है with no result. But within 90 hours we were able to hit this. Next. सबसे नीचे है बहवालपुर. आप लोगों को पता होगा, some of the seniors know, एक एरोप्लेन हाईजैक हुआ था flying from Kathmandu, and it was finally taken to Kandahar. Kandahar में we were forced to release 3 terrorists in exchange of safety of our passengers. One of the terrorists, Masood Asad, immediately after release, he was brought to Bahawalpur, given 8 acres of land, तुम इधर terrorist recruitment शुरू करो. So this was hit, and the entire family of Masood Azhar and his close relatives were shot down. Next is Sialkot, Bimbar, which are all very close to Jammu, and Muzaffarabad, which is in Pak-occupied Kashmir. Our Kotli is also in Pak-occupied Kashmir. Muridke, why it was very important, जो 26/11 terrorist attack आए, जो ताज होटल में अटैक किया, 163 people, innocent people, उनको मार डाला, वो सब अजमल कसाब का मित्र थे. They were all trained in this Muridke. So it was required to destroy them. So this, what Prime Minister has set, हर युद्ध का एक aim होता है. What is the aim? Why the invaders from outside came to India? They wanted to loot India. Do we want to loot Pakistan? वो भिखारी देश में है क्या? And they come to attack to occupy territory. हमको वो territory नहीं चाहिए. What we want is to buy peace for next 20 years, 30 years, at least चुप रहे ये लोग. They wouldn't want to do any misadventure. So this aim was achieved in the first phase of Operation Sindoor. They killed our Hindus in Pahalgam, and this act was carried out by Pakistani terror-trained terrorists. So we have to now destroy their terror hideouts, which we have done. अब खत्म हो जाना चाहिए, सब बैलेंस हो गया. But if you again retaliate, then we will show you what is another Virat Swarup of Vayu-Sena. So that next day, that is on the 8th, hundreds of drones came towards India, but nothing, no drone or no missile could ever hit any target. But along the LOC, वो थोड़ा artillery fire इतना जोर से कर दिया, Gurudwaras hit, people were praying in Gurudwara, died,
and the innocent civilians along the line of control प्राण त्याग करना पड़ा. तो इतना, but as they claim that we hit Adampur, we hit Jammu, we hit Udhampur, all those things were proved. ये झूठ बोल रहे करके. Next day, Pradhani ji went to Adampur, where they claimed that we have shot S-400 and हम लोग को उड़ा दिया, राफेल को उड़ा दिया, Su-30 को उड़ा दिया. All those affair were consumed by the media, including some of the shamefully so Indian media. They also said, okay, Pakistan is saying 6 aircrafts are down. The next day we had no choice. अब अनिवार्यता हमको escalator ladder चढ़ना है. So that target system selected was their air bases, and possibly we don't know whether they were hiding their nuclear asset secretly somewhere, but we hit. What are the targets we hit in the next day? Next slide. Achha, before that I'll just send few technical details about S-400, which we got it from Russia, and I renamed it in my name, Sudarshan Chakra. So it is, this is one of the reason why Trump is so irritated, because this successfully shot down majority of the aircraft, Pakistani aircrafts. It has 4 missiles. The first missile will be shot at 400 kilometers, next one 250 kilometers, then 200 kilometers, 120 kilometers. We have 3 batteries, 4 missile into 3, 12. So at a time, we don't fire all the cylinders. Then as they come closer, अभी ऐसा होता है, when Pakistan wants to attack India, they don't come in 2s or 3s, they come in huge numbers. It is called strike package. 12 aeroplanes, 12 aeroplane, they want to come to attack Indian targets. The first point of engagement is by our own warplanes. So our own warplanes are called Combat Air Patrol, who along the border they keep flying, and they were the first one to engage the approaching Pakistani aeroplanes. मान लो उसमें 2 shot down हो गया, remaining 10 are coming. Now the 10, these S-400 will wait for them to come closer. They won't straight away shoot. They will come for something called kill zone, guaranteed kill zone. जब guaranteed kill zone में आता है, then the first missile is shot. So that will sort out, let's say 2 aircrafts or maybe just 1 aircraft. Then there is another system, missile system called Barak 8. ये Israel और India का एक joint partnership में this is developed. It can shoot the aircraft that is escaped the last range of 120 kilometers. It can shoot, it will again wait for 80 kilometers and it will shoot the incoming aircraft. अगर वो भी नहीं हुआ, उसमें भी 3-4 बच गए. Next one is called Akash missile system. Please change. Akash, yeah. This Akash has become very. We should, at least people of Karnataka are very proud. This missile is developed by a Kannadiga scientist called Prahalad Rao, Dr. Prahalad Rao. Yeah, this is the one. This is also believed to be shot down few Pakistani aircrafts, and it is accurate. After this Operation Sindoor, this and BrahMos are much in demand. Everybody wants, humko de do, humko de do. Just imagine, India was the biggest importer of weapon systems. Now, Philippines, Armenia, we are committing to supply all this missile system. I also commanded a missile unit like this, very similar to this. It was a Russian aircraft, a Russian missile system called Pichora.
But the accuracy is so good, even during the Operation Sindoor, that yesterday was the first time the Chief of Air Staff confirmed the kill. Otherwise, it was in the press. Even I gave from my internal sources whatever information I collected. But now onwards, I am going to say in every forum authentically, this is what is done, so that it reaches Trump. Next. Okay, this is what was the next day's event. Bolari is somewhere near Karachi. What happened was, why we planned midnight attack. There is one aircraft which we call Eye in the Sky. It's a flying radar, AWACS. It's a flying radar and it keeps flying for 6 to 8 hours. So, uska fuel to khatam ho jayega when it has to land. So they have fixed that it will land at 1 o'clock and it will refuel. Pilots will change, engineers will change, and all the change will happen in 45 minutes and it will take off again at 1:45. So we had that window. So the first attack on this terrorist hideout was at midnight, 1 o'clock and 3 minutes. This also, the same timing was observed, and all these air bases were attacked by a combination of drones, surface launched missiles, air launched missiles, and the loitering munitions, what we call. It keeps loitering and it will search for the correct exact target and then it will drop one bomb. It may be a small bomb, but the effect is so vast that there's one aircraft in Bolari, the same aircraft which I told you, it's a flying radar. It is landed, it was pushed inside the hangar. I will show you the next picture. And it was, refueling was going on. When the BrahMos accurately landed on that, it became Operation Tandoor. 20 people were cooked inside, including one squad leader, Yusuf, technical officer, who was supervising the refueling. And that is the time the Pakistan panicked. And the panic button was pressed and they approached all the Saudi, UAE, Qatar, and including America. So that is when America told them very clearly, you approach between DGMO level and you sort out, and if you are ready to ceasefire or stop the hostilities, then you ask India whether they are willing. One of the major airbase called Noor Khan supposed to have hidden their nuclear asset. That is when the panic reached at international level. Then we also were not clear, because why? When the Noor Khan base was hit, immediately one aeroplane from somewhere, it appeared to assess the radioactive emission. Then दो तीन जहाज और इजिप्ट से आए, China से आए, with some substance which will hide the nuclear reactor, nuclear radioactivity. So when you connected all these dots, then India also thought maybe there is some nuclear leak, so we should not take it easily. Then DGMO का बीच में बातचीत हुआ, and as per India, it is not ceasefire, it is stoppage of, or tactical pause, stoppage of hostilities. So then it was mutually agreed and we stopped within 90 hours of the operation. So did we achieve the aim? Yes, we did. We did what? Same thing I also said on TV panel. But when you think coolly, you know what is the loss estimated
phenomenal loss estimated. Yes, sir. हाँ, आप बोलिए. वहाँ के सारे टेररिस्ट लोगों को आप इंडिया में ले लोगे, आप उनको मार नहीं सकते, उनका विक्टिम सिटीजन आपको करोगे. We want to increase the number of terrorists inside whom we cannot keep. As long as they are in Pakistan, you can keep them because they are enemies. If you integrate that with India, you cannot trust them. So we should be very careful. क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए. It will be at a very big loss if you integrate POK with India today. तो I know there are a lot of experts who knows better, लेकिन ऑफ लेट एक लेमैन मेरे जैसा देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है. Russia declared such a big difference and they can't take Ukraine, into their territory. So these days the war is very long war. And Bangladesh is like a बहुत easy terrain था relatively after rainy season when Manisha said wait for it to Indira Gandhi. But this is the most difficult terrain in the world. आप देखो कि दुनिया के highest mountain ranges है and there is big number of radical population there. जो हमारे लिए जैसे सर ने कहा it will be danger for people like us. तो अगर हम ऐसा करते हैं तो we should be prepared for a very long war and we should be ready to support our forces regardless. We will leave the politics and finger pointing. That's my opinion. Sorry, sir. No, it's correct. See, it was a very limited military operation. You can't even call full-fledged war. It had a certain aim. What is the best part of this military operation is, once the political aim was conveyed to the military commanders, they were given free hand. That is the best part which happened in India maybe for the first time. Because even Kargil, what happened was the Prime Minister clearly advised Air Force not to cross LOC. That was the biggest mistake. You can't hold air power like that. You can't restrict air power. So this operation was successful and only because the free hand was given to the field commanders, military commanders. Okay, there's a list of what all we shot. Next. Because now it is confirmed by the none other than Air Chief. Now we don't have to do any guesswork. Why America also panicked? Because apparently there were American people sitting inside the command and control center. There were Chinese operating in bunkers. So that's, I don't know how, since we are all busy from yesterday, what is the Trump's reaction? Because the Air Chief confirmed that we shot F-16, which is an international snub for Trump. So let's see in a day or two what is the next. Okay, this is one airbase which was completely under American control. So that's why the Americans have reason to be worried. Next. The slide which I got was almost immediately after Operation Sindoor. But now all the losses what I have made is authenticated by Chief of Air Staff yesterday. This is the one Bolari I said, before and after satellite pictures, because this time we were very careful. After any military operation, there is one gang, Sabut Dikao. So this time, हमको पता था ये पूछेंगे सबूत तैयार है. Okay, do we have time? Okay. Now coming back to the topic I was supposed to talk about is
contribution of Karnataka to Indian defense forces and the military history. अब military history तो बहुत already काफ़ी लोग cover कर चुके हैं. I will draw a line from 1799. That is when Tipu was killed in 4th Anglo-Mysore War. And from there onwards, what happened? ये अब तो खत्म हो गया. Mysore साम्राज्य was handed over to the legitimate kings, Wadiyar family. So after that, the British army retreated from Srirangapatnam. Srirangapatnam was along the Kaveri river bank. There was a lot of mosquito menace and malaria. People were dying, soldiers were dying, and they wanted to come and resettle their cantonment. Cant is the word, is called a corner. So they wanted to settle in one corner of the Bangalore. They selected, somewhere outskirts of Bangalore, we will establish cantonment. So Maharaja of Mysore has agreed to give the Britishers 35 square kilometers of land just outside the perimeter of then Bangalore. Bangalore was originally called Pete. How Bangalore was built due to Vijayanagar kings, Achyutaraya, by then Krishnadevaraya was no more. The builder of Bangalore, Kempegowda, went to Achyutaraya with a map and the plan. ये हमको हम्पी जैसे एक शहर बनाना है. Hampi was famous. In front of every temple there was a big market, and each market was classified for commodities. So that is why Achyutaraya खुश हो गया. अच्छा चलो ठीक है, हम आपको 5000 गोल्ड कॉइन दे देते, आप बनाओ ऐसी सिटी को. तो वो 5000 गोल्ड और किंग का आशीर्वाद लेके आ गया. देन दे वांटेड टू बिल्ड a commercially viable city. So they made one Chikpete for retail trade, Dodpete for wholesale trade. And each commodity is separate. Akki pete, ragi pete, pete for rice. Pete basically market. Pete for oil, pete for flour, pete for, like the 64 petes were made. So cotton pete, all those. Tiglar Pete, all the Petes were named after. So then, when the Britishers started building cantonment had a different culture. There were clubs, there were cinemas, there were churches, and there were cosmopolitan atmosphere. So they wanted to keep a separation between the Pete culture and the cantonment culture. So in the name of one Lieutenant General Mark Cubbon, one huge park was built in between, which is called Cubbon Park. So, so that there is no, mishmash between the two different cultures. Then they got Madras sappers to build the cantonment part of the road. This thing was selected. Next, there is no study. One more is there. Presentation 1. So Madras sappers were brought in from Madras. Sappers basically, it's an English word, who dig tunnels. Sappers means, now it is called Madras Engineering Group. They were the one who built Brigade Road, Artillery Road, Infantry Road, all army names which still exist. The only road name is changed from South Parade to Mahatma Gandhi Road. You see, Mahatma Gandhi has to be everywhere. So, when this expansion started, then they wanted to get more people from Madras and more army from Madras. So, the railway link was established. The first railway station of Bangalore cantonment was established in 1864. And slowly, the Bangalore started expanding militarily, and at some stage, already first one, World War I was covered extensively by all the speakers. Now I will come just
few years prior to Second World War. There was a businessman called Walchand Hirachand. He was a very successful businessman. काफ़ी उनका फैक्ट्रीज थे, शुगर फैक्ट्रीज और स्टील फैक्ट्रीज, टेक्सटाइल फैक्ट्रीज. तो उनको कुछ नया और करना था, तो वो अमेरिका चले गए. उधर सैन फ्रांसिस्को में एक टेक्नोक्रेट बिजनेसमैन से उनका मुलाकात हुआ, एंड ही वाज विलियम डी पाले. उन्होंने बोला, देखो शीघ्र ही द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो रहा है और पहले विश्व युद्ध का जैसे नहीं होगा, इसमें बहुत एरोप्लेन्स का डिमांड आएगा. तो यू इफ पॉसिबल गेट रेडी टू प्रोड्यूस एरोप्लेन्स. ही सेड हाँ इट्स अ गुड आइडिया. तो वापस आके एरोप्लेन फैक्ट्री बनाना है. एरोप्लेन जब तैयार हो जाता है उसको फ्लाइंग एक्सपेरिमेंट करना है, and all those things you need big investment, big land parcel. So he approached Baroda Maharaja, Jodhpur Maharaja, Sultan of Junagadh. Everybody said no, ये तो कुछ पता नहीं इस पैसा मिलेगा कि नहीं लिखते. Somebody told him, why don't you approach Maharaja of Mysore? So he said पता नहीं, because उस समय महाराजा ऑफ मैसूर सिर्फ 21 years के थे, जयचामराजेंद्र वड़ियर. तो ऐसे चलो मिल लेते. सो ही वेंट टू मैसूर. 2 दिन उधर ही ठहरे, बातचीत हुआ. बाय द एंड ऑफ सेकेंड डे महाराजा ऑफ मैसूर साइंड पार्टनरशिप विथ वालचंद हीराचंद. ही गेव 700 acres ऑफ लैंड एंड कंसेशन टैरिफ में इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर. दैट्स हाउ हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट फैक्ट्री स्टार्टेड. What we call HAL now is started by 2 partners, Maharaja of Mysore and Walchand and Hirachand. The first aircraft was produced in 1940 for American company. Then the same William Paley acted as a third partner. And when the aircrafts were started rolling out of HAL, the Britishers thought, oh, this is good asset. So they took control of HAL. And during the war, in the pretext of war, they took control of HAL, and the partners, the original partners, lost their control. He said, Maharaja of Mysore thought, okay, युद्ध खत्म होने तो युद्ध के बाद हम वापस ले लेंगे. नहीं हुआ. Instead क्या हुआ? The Britishers sold the HAL, present HAL, to an American company. And America also was not willing to take these original partners in their board of directors. So वो लोग भी, he said, you take your share and this company is ours. But unfortunately, the Maharaja of Mysore didn't get anything. These 2 gentlemen, the businessmen, they understood if it is under America, there is no point. So they collected their share of money and gone away. At least when the युद्ध खत्म हुआ, अभी भारत को स्वतंत्र मिलने वाला ही है करके, then Maharaja was still hopeful कि वापस we will be able to take control of it. But unfortunately, after getting independence, Nehru nationalized HAL. Ab, Babugiri, when you nationalize something, that mentality is different. There is no innovative or creative part. So that's how HAL saw various ups and downs, neglect, bureaucratic hassles. And similarly, there was one more company called GTRE, which was in Kanpur. Kanpur से Bangalore को उसको लेके आ गया. But though HAL and GTRE were suffering because of their presence, lot of defense-related research started happening, which is called DRDOs. Presently, there are 51 DRDOs, one including in your city, SF. What is it? SFR. Here in Jagdalpur there is one DRDO. So anyway, because of this, Bangalore became a center of. Next, this is the ground which was
occupied by Britishers when they came, which is called Alsur Agram, AGRAM, Army Group Royal Artillery Maidan. So this is the one which they selected and around which the cantonment was built. Next. Madras sappers, they came, I already covered. They came all the way from Madras. They relocated to place called Alsur in Bangalore, and they are still there. And they are doing some yeoman service during natural disasters and other requirements. This is their exhibition, which is there. If you visit Bangalore, please, you must visit this Madras Sappers exhibition, which will tell you the entire story of 300 years. This is the man who I told you, Walchand Hirachand, a businessman who came to Bangalore and established Hindustan Aircraft Factory with the help of Jaichamarajendra Odair. He is the one who is instrumental in establishing HAL. Next. Next. This is the first aircraft called Harlow P5, which was given to American Air Force. Next. This is the first jet aircraft HAL produced, but unfortunately it didn't sustain because of underpower. Because by then the supersonic speed aircrafts were already in the vicinity. So somehow this did not succeed, and it fell short of expectation of Indian Air Force pilots. Next. HAL, after going through a lot of ups and downs, got into civil aviation, started producing Dornier aircrafts under license. We are exporting it to Guyana. Next. Export from Bangalore, HAL has now expanded to Tumkur, which is almost 70-80 kilometers away, where they are producing attack aircraft, light utility aircraft, and this aircraft is much in demand. Both Air Force and Army needs it. And of course, Tejas. We had problem with the supply of engines. America playing dirty tricks in supplying, although they did sign a contract to produce vehicles, and this is going to be delayed. But slowly engines are started coming. But I don't know from yesterday what a statement the air chief made. Trump is not going to take it very kindly. So we can expect some hurdle there also. Next. So what all the DRDO, I told you about 54 DRDOs all over the country. 11 are in Bangalore only. They are chartered here. Out of that, I already explained about the okay, the last one, Defense Food Research Laboratory. Recently, Group Captain Shukla, he spent 14 days in space and he carried gajar ka halwa and amras. So this is prepared by them. Not that they are cooks, but they do research for the food that is supplied to soldiers in Siachen and Ladakh, and maintaining the nutritional values. And also they are going to be a part of Gaganyaan, which is going to happen maybe 1.5 years to 2 years from now with Indian pilots. Next. This is the one which I told you about between Chitradurga and Challakere, aeronautical training range. It is doing wonderful service, and the role of this ATR is appreciated during this Operation Sindoor. Whether I already told you about Banshee jet or drones, or even there is a new very heavy drone coming up, Ghatak. It is called Ghatak. Next. This is the one Tapas, which was made for Indian Navy. Even Air Force will also get some of them. This is a unmanned
aerial vehicle. This is the one Ghatak. When it is still in prototype stage, when it is fully as per the scale built by HAL, it can carry 10 tons of bomb load. 10 tons of bomb load is big. Just to give a, this is the engine, Kaveri engine developed by GTRE. It didn't meet the requirement, power requirement for Tejas. So now this engine will be installed in Ghatak UAV. Next. See, from this is the map of Karnataka, right from Bidar, the topmost, where the fighter pilots are being trained, from Belgaum, where commando school is there, junior leadership wings are there. Then Karwar, where there is a well-established naval air station is there. Mangalore, Coast Guard unit is going to come up there. And of course, Mysore, I already told you about DFRL, and Bangalore has many. But when you make a summary that army establishments in Bangalore, this is the list, and in Belgaum, Maratha Light Infantry is there, Commando School is there, and in Bangalore, Air Force Technical College is there, Bangalore Air Force Training Command is there. Next. This is the same thing what I said earlier. Next. Next. Now, who can forget the contribution of these generals? And Coorg is a land of soldiers, and this is one general who, there is a very interesting incident. During 1965 war, his son, Nanda Karyappa, he was flying and he ejected, landed up in Pakistan airbase. So then Ayub Khan, who was Field Marshal Karyappa's junior, he came to know he is Field Marshal Karyappa's son. He quickly called him, sir, I come to know he's your son, he will be safe, don't worry. Should I release him? He said, no. He is not my son, all soldiers are my sons. If you release all of them, you release my son. My sons should not be. Such a disciplinarian is. Next. He is Nanda Karyappa, Air Marshal Nanda Karyappa. His son, he is retired now, settled in Coorg. Next. Yeah, they were all released. That's how he became Air Marshal. He is another General Timaya who only spoke the truth and paid heavy price for speaking the truth. Nehru and Krishna Menon got after him, and he was one of those generals who suggested, when Dalai Lama came with 80,000 Tibetans and crossed over to India, he suggested, why don't you take 10,000 of this able-bodied Chinese or Tibetans so that they will be trained for mountain warfare. But Nehru, being Nehru, didn't agree. He said, no, China बुरा मान जाएगा. तो he didn't. अगर वो मान लेता इनका, 1962 war would have been a different story altogether. That's it, I think. Any questions? Is there any time for? Sorry? Sri Nagesh. Actually, I had that slide. That's it. Any questions? Please, sir. India has one more interesting thing that's called NAVIC, NAVIC. Anybody heard that? It is like a Google map. It is so accurate. It was used during this warfare, and therefore we were able to shatter there. Because the accuracy is very important in the map. And what I heard from various sources that I'm saying, so authenticity, he can just authenticate it. Indians were watching various places in Pakistan,
and they saw there is an air duct coming from one of these terrorist camps. In that air condition, if somebody is sitting inside that place, this will be in operation. So they saw some gases coming out. That means carbon dioxide is coming out. That means definitely some operation is going on there. Now, this air duct will not be very big. It will have maximum 1 meter. Now, your accuracy should be less than 1 meter so that your missile can go inside that. So it has to be something like 40-45 centimeters. And we were able to achieve this, which America and China does not have. One more, Tandur. And there they say the American scientists were working with Pakistanis to how to engage Russian army through here because of Ukraine war and all. So all these people were roasted. Because the American scientists died there, immediately phone call comes from Trump, please stop the war. Because there were some more Americans somewhere else and India would hit them. That was unbelievable. Now this Navik, soon you will be having it in your mobile also, because that accuracy. next iPhone 18, that will have now. Navik, just see the beauty. It has, we have 28 satellites. Why 28? Because in our ancient calendar, we have 28 nakshatras. So constellation of 28 satellites, and that will give you more accuracy than any other in the world. Then he talked about engine. If you have everything, and if you don't have an engine and you're dependent on NATO countries or some other country for engine, then you will also go. So he said one is Kaveri, it is under preparation. One more engine is coming. It is called Vikas. It is named after a great scientist. Can you tell me which is that scientist? VIK stands for Vikram. A and S, his father's name. Vikram Ambalal Sarabhai. VIKAS Vikas. That is also we are coming with. Thank you. Yes. You wrote a couple of books about, Hasina Khair. Can you tell us a little bit about it? Yeah, there is time, no? Oh, okay. Okay. My village is not very far from Hampi. And somehow in Kannada, they call it Halu Hampi. And that negative connotation, I think, affected me. I said, why should I go see something which is in ruins? So I never went there. Then when I was flying for airlines, a lot of foreign pilots used to ask, why Hampi is in top tourist destination? I have not seen Hampi myself. I said, okay, there must be something. Let me go and see. So we went by train, and from Hospet to the resort where we were staying, I went with a blank mind. Then in that silence of that early morning, I hear a lot of flow of water and see a lot of green. Sugar cane, wheat, rice. Beautiful. It was beautiful. And I said, first thing that came to my mind is Hasiru Hampi. Hasiru in Kannada is green, the greenery. Okay. Then we went for 2 days. Then when I started going around, I felt that each stone has a story to tell. Let me listen to that story. So I extended this thing for 1 week. Then I started collecting all the information. Then I wrote a book called Hasiru Hampi. I took it to Dr. S.L. Bhairappa, who is a doyen of Kannada literature. So he liked it. He said, yeah, this is how history should be written. It was like what your son did. It was a historical fiction. I related to history, but I created characters. So what Bhairappa said, you have done Parakaya Pravesha. That means you entered that character and wrote. So that is the first one. Then he also advised right from beginning. Then I wrote another book called Udayavaitu Vijayanagara, both in Kannada. And for both the books, he wrote the foreword. And next I wrote in English, Evergreen Hampi.
that was released last year. Then I wrote my own story titled Nabasparsha Deeptam, Gangurinninda Gaganakke. Ganguru is my village, Gangurinninda Gaganakke. So how I reached the sky. And my book on Operation Sindoor is under print in English. Soon I will be translating it to Kannada. Now that I got confirmation of all this, I will be charged to write it in Kannada. That's it. Thank you. Please help us with Hindi translation or Chhattisgarhi in the future. हाँ but एक कोई आप ही suggest करो who can sit with me and listen to this story. Yes. Thank you very much. Thank you so very much, sir, Wing Commander Sudarshan sir, for such immense knowledge sharing. चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर की बात हो, कर्नाटका के सहभागिता की बात हो, सुरक्षा पे, हम एक बार ज़ोरदार तालियां चाहेंगे हमारी तीनों सेनाओं के लिए जो हमें सरहद पर अपनी रक्षा सुरक्षा की वजह से हमें शांति दिलाते हैं और कहीं ना कहीं हमारा देश स्वतंत्र रूप से हम जी पा रहे हैं, सांस ले पा रहे हैं। और तीनों जो सेना है, उन सेना के जो जवान हैं उनको हम नमन करते हैं जो जिनकी शहादत हमें मिली है। और एक ऐसा अवसर कि उन्होंने मातृभूमि के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया। बहुत ही शानदार ये सत्र रहा और निश्चित तौर पे आपकी लेखनी की जब बात आ रही है तो हमारी शुभकामनाएं हैं आने वाले जो साहित्य के लिए, संस्कृति के लिए। आगे बढ़े हैं उससे पहले एक, क्योंकि ये आयोजन विविध रूपों में, स्वरूपों में है, अलग अलग सत्र में हमारे जो एक्सपर्ट हैं अपनी बातें हमसे शेयर कर रहे हैं। नॉलेज शेयरिंग का एक बेहद प्यारा अवसर है। हमारे बीच सिंधी समाज से मनीष मूलचंदानी जी हैं। हम निवेदन करेंगे क्योंकि ये बहुभाषीय जुड़ाव का भी पल है, तो अपनी शुभकामनाएं इस आयोजन को लेके व्यक्त करेंगे। हमारे पास समय की बाध्यता है। मैं निवेदन करूंगा संक्षिप्त में आप अपनी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं व्यक्त करें। मनीष मूलचंदानी जी, एक बार जोरदार तालियां हो। जय झूलेलाल। सही बात है, भोजन नहीं हुआ, आवाज नहीं है। जय झूलेलाल। सावन का पावन पर्व हो और ऐसे में कर्नाटक के लोगों को यहाँ छत्तीसगढ़ में लाकर जोड़ने की जो परिकल्पना आदरणीय वर्मा जी ने की, साथ ही उनकी सहभागिता आदरणीय सीमा जी ने दी, यह परिकल्पना हमारे बस्तर के लिए निस्संदेह गौरव की बात है। हम जरूर चाहेंगे अगले पल में जब कभी भी ऐसा अवसर हो तो बस्तर को ना छोड़ें। बस्तर की इतनी बड़ी गाथा है, जैसे मैसूर की गाथा है या दिल्ली की गाथा है, तो बस्तर भी बहुत बड़ी गाथा है। बस्तर में 75 दिनों का दशहरा होता है, यह पूरा विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ पर नियाग्रा जैसा जलप्रपात, चित्रकूट जलप्रपात है, जिसे आपने यहाँ पर मंच पर फोटो भी देखे। बस्तर की बात हो और नक्सलवाद की बात न हो तो कार्यक्रम भी अधूरा सा रहता है। नक्सलवाद यहाँ बहुत बढ़ चढ़ कर चल रहा है, धीरे धीरे अंतिम चरणों पर है। यह हमारे मीडिया कर्मी यहाँ सब बैठे हुए हैं, यह अंतिम छोर तक पहुंचकर वहाँ से गांव-गांव से जानकारी लेकर आते हैं। दिल्ली में बैठे लोग उसे बहुत बड़ी बताते हैं, लेकिन यहाँ पर जो मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए वह यहाँ पर नहीं है। कहीं ना कहीं ऐसा स्वरूप आगे की रचना में अगर आप लोग संवाद के जरिए में रखेंगे तो ये हमारे बस्तर के लिए बहुत बड़ी बात होगी। और माता बिनिन के लख लख करोड़ करोड़ वाधाई दिंदुम कि हेड़ा पल ता जरूर शामिल क्यों छत्तीसगढ़ ना अन्य प्रदेश में भी हेड़ा पल शामिल क्यों, जैमें ना विविध भाषाओं जो लेख आलेख हो जे। जय झूलेलाल। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष मूलचंदानी जी। और निश्चित तौर पे यहाँ पे बातें भाषा, संस्कृति और जीवन के लिए है। बस्तर को इसीलिए
सेलेक्ट किया गया है, क्योंकि हमारी छत्तीसगढ़ की पहचान अगर देखा जाए तो बस्तर से ही है। यहाँ की जो नियाग्रा है, यहाँ की जो जलप्रपात है, यहाँ के जो मिनरल्स है, यहाँ की जो संस्कृति है। कल जैसे कि हम राजमहल गए हुए थे माननीय युवराज जी के पास, उनसे जो मुलाकात किए तो कहीं ना कहीं जो हमारी वृहद ये सांस्कृतिक धरोहर है, हमारी जो जीवन शैली है, हमारे छत्तीसगढ़ की बात करें या विविध राज्यों की बात करें, अपने आप में अनूठा संगम समाये हुए है। तो एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है चित्रकूट कन्नड़ा छत्तीसगढ़ी संगमा में, जिसमें आज प्रथम सत्र लगभग समाप्त हो चुके हैं और अब भूख भी सबको लगी हुई है। तो निश्चित तौर पे उससे पहले मैं पहले सत्र को समाप्त करने के लिए आकाश जी को आमंत्रित करना चाहूँगा। आकाश वर्मा जी, आपकी ज़ोरदार तालियों के साथ, जिन्होंने ये महती जिम्मेदारी खुद के कंधों पे ली है और इतना वृहद आयोजन सफल बनाया है। आकाश जी। मैं कुछ बोलने नहीं आया हूँ, बस जानकारी देने आया हूँ कि ये कार्यक्रम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत सब्र के साथ आप बैठे रहे, ऊटा इन सम टाइम। बट मैं आपको एक बात ये बोलना चाहता हूँ कि बहुत अच्छी बात हुई, हमने सिंधी में शुभकामनाएं सुनी अपने कन्नडिका भाइयों बहनों के लिए, क्योंकि सिंध के बिना हिंद अधूरा है। आज सिंध हमारे पास नहीं है, लेकिन सिंधी हमारे पास है और लोगों से ही भारत बनता है। ये हमारी खूबसूरती है कि आज इस मंच में हमने सिंधी भाषा को भी सुना। बहुत बहुत धन्यवाद सर मूलचंदानी जी, आपका यहाँ पर आने के लिए। रूपरेखा फर्स्ट सेशन हमारा इस तरीके से रहा है और आप सब बैठे सब्र के साथ। कितनी सारी इन्फॉर्मेशन जो हमें मालूम नहीं थी, हमें मालूम पड़ी, ये बहुत ही अच्छी बात है। मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी बेटी इसको बड़े ध्यान से सुन रही है। हम चाहते हैं कि छोटे बच्चे, हमारी नेक्स्ट जनरेशन ये विचार लेके जाए कि हमारे लिए इंडिया नेशन फर्स्ट, भारत माता के बच्चे हैं, चाहे हम तेलुगु बोले, चाहे हम उड़िया बोले, चाहे हम गोंडी बोले, ये हल्बी बोले, लेकिन हमारे लिए अपनी भारत सबसे पहले, और हम भाषाओं को अपने एक दूसरे से जोड़ने के लिए उपयोग में लाएंगे, ना कि तोड़ने के लिए। और अब इसके बाद हम भोजन करेंगे। भोजन करने के उपरांत सेशन होगा, लेकिन भोजन के लिए क्योंकि हमने समय बहुत सीमा से आगे चल रहे हैं, लेट चल रहे हैं, भोजन हम 30 मिनट्स का रखें तो अच्छा रहेगा। और फिर हम लोग रीगैदर होंगे, एक ही जगह है तो कोई दिक्कत नहीं है, और रीगैदर होंगे। और उसके बाद श्री कृष्ण देव राय जी हमारे बीच में वो जानकारी देंगे। हमारे खुद के बस्तर महाराजा जी कमल जी आएंगे यहाँ पर, हम उनके विचार सुनेंगे। गंगा सागर जी है, उनके विचार सुनेंगे। और छत्तीसगढ़ का भारत की सैन्य इतिहास में क्या योगदान रहा है, एक आपको मैं एक टीज़र के साथ आगे बताता हूँ कि जो भारत के वन ऑफ द ओल्डेस्ट, भारत का पुराना सैनिक स्कूल है, जिसको नासिक में भोसला बोलते हैं, बहुत ही फेमस है। उनके संस्थापक बिलासपुर में पैदा हुए हैं, उनकी शिक्षा रायपुर में हुई, और हमें गौरव है कि हम उसके बारे में बता सके। मेरा प्रयास था कि वहाँ से कोई आए, इस वक्त नहीं आ पाए, ईश्वर करेगा हम कभी उनको बुलाएंगे। और बहुत बातें हुई विवेकानंद जी की। एक बात हम भूल गए कि विवेकानंद जी बूढ़ापारा रायपुर में रहे, और हमारा जो सरोवर है जिसको हम बूढ़ा तालाब बोलते हैं, उसका नाम, आधिकारिक नाम विवेकानंद सरोवर है। हमारा जो विमानतल है रायपुर का, उसका नाम विवेकानंद हवाई अड्डा है। हवाई अड्डा तो नहीं बोलना चाहिए, अड्डा बड़ा अजीब लगता है, लेकिन ठीक है, विमानतल ये सही वर्ड है। और इसके अलावा एक चीज़ और है जो कि मुझे बोलनी चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसा नहीं है कि हम किसी संस्था से जुड़े हुए हैं, लेकिन क्योंकि संघ के काफ़ी लोग जुड़े हुए लोग यहाँ पर हैं, और हम सब जानते हैं कि वो राष्ट्रवादी होते हैं, भले हम लोग किसी और संस्था से हो, लेकिन भारत के मामले में हम एक छतरी में आते हैं कि ये हमारी माँ है। हम किसी भी संस्था, किसी भी संप्रदाय, किसी भी क्षेत्र से हो, हमारा एक उद्देश्य है। लेकिन एक अच्छी बात कर्नाटका और छत्तीसगढ़ के रिलेशन में आती है, मेरे ख्याल से, इफ़ आई करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, सुदर्शन जी रायपुर के थे और वो मैसूर के भी थे, और ये हमारा संघ का और छत्तीसगढ़ का और कर्नाटका का भी एक संबंध यहाँ पर है। हाँ हाँ, देखिए, और तमिल भाषी थे। और मैं जब एमपी बोर्ड में, आप बहुत सारे लोग मेरे जनरेशन में पढ़े होंगे, तो जो इंग्लिश मीडियम में पढ़े, हम लोग को यहाँ पर दी गाइड करके R.K. नारायणन की नॉवेल पढ़ाई जाती थी 10th 11th में। वो R.K. नारायणन हमारे मैसूर के थे, और उनके भाई R.K. लक्ष्मण, कार्टूनिस्ट, कॉमन मैन, मैं उनका इतना दीवाना। और एक बार वो रायपुर भी आए, हमारे मित्र आए नहीं हैं, त्र्यंबक शर्मा जी कार्टून वॉच की मैगजीन चलाते हैं,
उन्होंने, जब मैं कॉलेज में पढ़ता था कमिट्स में, जब श्रीकांत सर के पास काम करने से पहले, तो यहाँ पर आयोजन हुआ था छत्तीसगढ़ बनने के बाद, R.K. लक्ष्मण आए, मुझे आना था, मैं आ नहीं पाया, मेरा जीवन भर का इस बात का अफसोस है। लेकिन मैं टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप में गया तो मैं हमेशा उनकी हर पब्लिक किताब को सस्ते दामों में खरीदता रहा। इससे अच्छा मौका मैं टाइम्स ग्रुप में काम करने का पूरा आनंद उठाया। मैं आई हैव रियली एडमायर्ड उनकी कार्टून को। आप आज भी देखेंगे तो कितने रेलेवेंट है। ऐसे ही हमें एक मौका मिला था जब हम मातोश्री में गए थे और बाला साहब ठाकरे जी के कार्टून हमने देखे, उनके साथ उन्होंने हमको बैठा के दिखाया। एक रायपुर के हम लोग कुछ लोग गए थे और वहाँ पर उनके घर में ही एग्जीबिशन करी, और उनके कार्टून मेरे ख्याल से उनकी राजनीति से भी ज़्यादा अच्छे थे। और उनका जो शार्पनेस था, स्ट्रोक की जो शार्पनेस होती है जब आप बनाते हैं, वो शार्पनेस आप बहुत कम लोगों में देखते हैं। सो मैं उनको, उनका जो फ्री प्रेस जर्नल में शायद उनके कार्टून आते थे उस वक्त में, वो आई विल से कि वो कॉम्पिटिटर थे R.K. लक्ष्मण के, उस लेवल के उनका कार्टून था। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है छत्तीसगढ़ और कर्नाटका का, मेरे कार्टून के नज़रिए से, संघ के नज़रिए से और विवेकानंद जी के नज़रिए से। होपफुली एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको मिली होगी। चलिए अब थोड़ी देर में, अभी भी खाने तैयार है। ऊटा माड़ी सर, पन्नी सर। 2 शब्द एंकर के लिए भी बोल दीजिए। एंकर के लिए मैं बचा के रख, बहुत बहुत शानदार, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, हमारे छोटे भाई नमित, RJ नमित। थैंक यू। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है सर कि आप सभी गुरुजनों का मुझे सानिध्य मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी आगंतुकों से, परिवारजनों से। हम पहुना बोलथन तो आप मन के स्वागत है भोजन पर, आओ स्वागत है। एक बार ज़ोरदार तालियां। और लंच के लिए हम आप सभी को आमंत्रित कर रहे हैं। लंच के तुरंत बाद अभी जो द्वितीय सत्र होगा वो भी बहुत ही ज्ञानवर्धक, मनोरंजक भी होगा, क्योंकि बहुत प्यारी प्रस्तुतियाँ भी होंगी। सभी को हम भोजन के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। थैंक यू। और जुड़े रहें, बने रहें, स्टे ट्यून दिस संवाद के साथ।